और ईस्टर्न यूपी और बिहार के लोग जो जनरली होते हैं वो आईएएस आईपीएस ही बनना चाहते हैं। लेकिन ये है कि जिस काम को मैं करता था पूरी कोशिश के साथ करता था, डिटर्मिनेशन के साथ करता था, कमिटमेंट के साथ करता था, लगा रहता था और फॉर्चुनेटली मेरा एप्टीट्यूड भी शायद मैच किया उस एग्जाम के साथ। आईपीएस की जॉब जो होती है, पुलिस की सारी जॉब्स जो होती हैं बहुत ही सेंसिटिव टाइप की होती हैं। देखने में लगता है कि नहीं ग्लैमर है, वर्दी है और बहुत भोकाल है, ये है, वो है और कहीं नॉर्थ ईस्ट मिल गया तो मैं क्या करूँगा? तब तक डर लगता था। अब तो सब जगह घूम लिए तो इसलिए लगता है कि नहीं सब चीज़ें अच्छी हैं, बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास है। जिन्होंने वास्तव में मेहनत की, अपने प्रयासों में ईमानदारी दिखाई, ऑनेस्टी दिखाई, कमिटमेंट दिखाया, वो यहाँ से खाली हाथ तो नहीं जाता। ये बात सच है। बिल्कुल। अगर आपने सच में मेहनत करी है ना ऑनेस्टी के साथ, किताब खोल के बस बैठे नहीं है, तो आप जरूर कहीं ना कहीं जरूर क्लियर करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने मेहनत करी और आपको कुछ भी नहीं मिला। 2 मिनट के लिए वहाँ गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ अधिकतर लोग ऐसे थे, जनरली आपके पड़ोसी आपसे खुश नहीं होते ना कि ये लड़की जा रही क्यों सेलेक्ट हो जाएगी, ये क्यों सेलेक्ट हो जाएगी, है ना? ये क्यों सेलेक्ट हो जाएगी, क्यों ये आईएएस आईपीएस बन जाएगी, आईआरएस बन जाएगी, ये लड़का है कर ले। तो ऐसे क्लासिकल किस्से होते हैं। Hello and welcome all of you and thank you so much sir. Today we have such a distinguished guest Atul sir and he is 2009 batch IPS officer and this is a very small description of what personality he is because the struggles, the determination and as well as the kind of good human being sir is that I wanted to introduce you to you all. क्योंकि आईपीएस बहुत सारे होते हैं बट आईपीएस विद गुड ह्यूमन बीइंग, विद ह्यूमिलिटी, विद ग्रिट, रेयर. थैंक यू सो मच सर टू बी पार्ट ऑफ तथास्तु हियर. थैंक यू सर. सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी और बच्चे रादर जानना चाहेंगे कि सर आपकी ना लाइफ जर्नी कैसी रही. मतलब मैंने ऐसा सुना कि जब आपने एग्जाम हिंदी मीडियम से दिया था. हाँ, करेक्ट. तो कैसे आपका ये विचार बना कि सिविल सर्विसेज देना चाहिए और क्या क्या स्ट्रगल्स आपको एस्पिरेंट फेज में आई सर? देखो मैंने कुछ ऐसा इनफैक्ट प्लान भी नहीं किया था. मैं पहले डॉक्टर बनना चाहता था. मैं जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री बैकग्राउंड का था. वहां फेल हो गया तो मैं फिर सोचा मैंने कि मैं साइंटिस्ट बन जाऊंगा. वहां भी मैं किसी वजह से नहीं कर पाया. फिर मेरे साथ में 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि चलते हैं दिल्ली, तैयारी वारी करते हैं. मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये लोग जा रहे हैं, ये लोग आईएएस बन जाएंगे तो मैं भी पीछे से पीसीएस बन जाऊंगा कुछ. तो मैं उनके साथ चला गया. लेकिन ये है कि जिस काम को मैं करता था पूरी कोशिश के साथ करता था, डिटर्मिनेशन के साथ करता था, कमिटमेंट के साथ करता था, लगा रहता था और फॉर्चुनेटली मेरा एप्टीट्यूड भी शायद मैच किया उस एग्जाम के साथ. तो इसलिए मेरा शायद हो गया सिलेक्शन और अच्छा रहा सब. सर बहुत अच्छा रहा. तो मेरा मतलब ये दोनों का मतलब एम तो यही होता है. मैं एक्चुअली आई कम फ्रॉम ईस्टर्न यूपी और बिहार के लोग जो जनरली होते हैं वो आईएएस आईपीएस ही बनना चाहते हैं. और इन सर्विसेज में जनरली इसीलिए लोग आना चाहते हैं. तो मैं सोचा था आईएएस आईपीएस बन जाऊं. आईपीएस भी बनूं तो चूंकि बिकॉज आई हेल फ्रॉम यूपी तो मुझे यूपी काडर ही मिले और कोई काडर नहीं मिले. कहीं यार तमिलनाडु मिल गया तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो तमिल आती नहीं. तब नहीं पता था कि तमिलनाडु सिखाते हैं, तमिल सिखाते हैं वहां पर. और कहीं नॉर्थ ईस्ट मिल गया तो मैं क्या करूंगा. तब तक डर लगता था. अब तो सब जगह घूम लिए तो इसलिए लगता है कि नहीं सब चीजें अच्छी हैं, बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास है. तो ये सोचते थे. उसके बाद सोचते थे कि नहीं यार अब मुझे यूपी काडर मिल जाए तो मुझे यहाँ की पोस्टिंग मिल जाए, यहाँ की पोस्टिंग मिल जाए, यहाँ की पोस्टिंग मिल जाए. और बिलीव मी, अगर आप वास्तव में मेहनत करते हैं, मैं सारी चीजें ओपन नहीं करने जा रहा, लेकिन मैं बताता हूँ कि अगर आप वास्तव में पूरी मेहनत के साथ प्रयास करते हो तो ऊपर वाला बैठा है, वो आपको सुनता है, आपको देखता है और वो आपको वहां तक पहुंचाएगा. मैंने जो पोस्टिंग सोची थी वो तो मुझे मिली ही, मैंने जो नहीं सोची थी वो भी मुझे मिली. तो दैट वाज बिग. मतलब तो वो डायलॉग है ना, वो अगर शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात. हाँ, वो एप्लीकेबल है. मैं बता रहा हूँ, मतलब इतना आसान नहीं है. मैं यूपी में पोस्टेड हूँ. कुछ लोग होंगे जानते होंगे मुरादाबाद कहाँ पे पड़ता है. ईस्ट वेस्टर्न यूपी में है. वहां से 3 घंटे लगते हैं. अब मुझे मैम के सर ने बोला कि सर 25 को सर हम दिल्ली में आपको एक वो करना चाहते हैं, छोटा सा बच्चों के साथ रखना चाहते हैं. मैंने कहा यार
को लगता है भगवान ने मुझसे मिला है, मेरी अभी यहाँ से जाने के बाद फ्लाइट है, तो मेरा दिल्ली आने का 25 को केवल एक डेट के लिए कोई पूछे मुझसे कि 25 तारीख को आप दिल्ली आ जाइए, दिल्ली में मतलब एक प्रोग्राम रखना चाहते हैं, कैसे होगा? तो मतलब ये चीजें प्लान होती हैं। तो उन्होंने बहुत शिद्दत से सोचा, वात्सल्य ने बहुत शिद्दत से सोचा। वो हमारे जूनियर है और मैडम के हस्बैंड है, वो भी सर्विसेज में ही हैं, आप लोग जानते होंगे शायद। तो उन्होंने बहुत शिद्दत से चाहा होगा, तभी तो वो डेट जो है ना कोइंसाइड की, नहीं तो पॉसिबल कहाँ है? इतना आसान नहीं होता है। मैं मुरादाबाद में पोस्टेड हूँ, वहां से यहाँ आना बहुत सारे परमिशंस लेने होते हैं, बिना परमिशन के आप नहीं छोड़ सकते। आईपीएस की जॉब जो होती है, पुलिस की सारी जॉब्स जो होती हैं बहुत ही सेंसिटिव टाइप की होती हैं। देखने में लगता है कि नहीं ग्लैमर है, वर्दी है और बहुत भोकाल है, ये है वो है, होता है, ये भी सच है, ये भी सच है, क्योंकि आप वर्दी का तो एक अलग ही फ्लेवर है, वर्दी का तो एक अलग ही चार्म है। और ये बात सच है कि जैसे आप लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हो वैसे ही आम पब्लिक भी रिकॉग्नाइज उसको करती है और उसका फायदा मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, बहुत सारी सेंसिटिविटी आती है, बहुत सारी अकाउंटेबिलिटी आती है, तो वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। तो बिना परमिशन के तो हम हेडक्वार्टर भी नहीं छोड़ सकते। बट हेडक्वार्टर का मतलब ये है कि अगर मुरादाबाद में 6 तहसीलें हैं, तो जो सदर तहसील है, जो सिटी तहसील है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता बिना हेडक्वार्टर के, बिना परमिशन के। और वो भी परमिशन किससे? सीनियर ऑफिसर से। सीनियर ऑफिसर से ऑन फोन नहीं, राइटिंग में लेना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप फोन पे बात कर लेते हैं सीनियर से कि सर मुझे जाना है यहाँ से, इसी तहसील से यहाँ से निकल करके मुरादाबाद के अंदर ही ठाकुर द्वारा जाना है। वो कहते थे हाँ हाँ भेज दो, एप्लीकेशन भेज दो, मैं करवाता हूँ। और उसके बाद वो स्टेनो लेकर गया था कि सर वो परमिशन कैंसिल हो गई, सर ने कहा कि नहीं अभी नहीं जाएंगे, अभी तो ये चल रहा है, याला मेला चल रहा है, तो इसमें नहीं जाना पॉसिबल नहीं है। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स पे आप नहीं पहुंच पाते हो। पुलिस में और एडमिनिस्ट्रेशन में खासकर ये होता है कि आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो आप बहुत सारे अपने पर्सनल इवेंट्स में, पर्सनल जगहों पर नहीं पहुंच पाते हैं। मेरे साथ हो चुका है और आगे तुम लोग अब लाइन में लगे हुए हो। है ना, सब लाइन में ही तो है। हाँ, तो इतनी सीटें तो यूपीएससी के पास है ही हैं, ये सारे क्वालिफाई हो जाएंगे। हाँ, जो जितनी मेहनत करेगा, जितनी शिद्दत के साथ मेहनत करेगा, कमिटमेंट के साथ करेगा, उसका होगा। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा नहीं सोचता था कि मेरा यूपीएससी, मैं बता रहा हूँ, मतलब ख्याल तो चलते थे, सपने चलते थे, लेकिन मैं तो इससे भी सेटिस्फाई था कि मेरा तो पीसीएस में हो जाएगा तब भी ठीक है। मैंने तो सब इंस्पेक्टर का भी फॉर्म भरा था, लेकिन वहां से भी रिजेक्ट हो गया। तो मतलब मेरा फॉर्म ही नहीं जमा हुआ, मुझे कॉल लेटर ही नहीं आया, और भी बहुत सारे कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। तो लेकिन जब आप कायदे से मेहनत करते हो, कुछ वास्तव में सोचते हो और अपने प्रयासों में ईमानदारी दिखाएंगे, आप ऑनेस्टी दिखाएंगे, ये नहीं कि बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने वो भीड़ भी देखी है जो वास्तव में लोगों के साथ आते हैं और बस समय बिताते हैं, लेकिन जिन्होंने वास्तव में मेहनत की, अपने प्रयासों में ईमानदारी दिखाई, ऑनेस्टी दिखाई, कमिटमेंट दिखाया, वो यहाँ से खाली हाथ तो नहीं जाता। ये बात सच है। बिल्कुल मेहनत, ये आप भी बताएंगे? बिल्कुल, आप बोलिए। मैं भी सिर्फ बच्चों को हमेशा यही बताती हूँ कि अगर आपने सच में मेहनत करी है ना, ऑनेस्टी के साथ, किताब खोल के बस बैठे नहीं है, तो आप जरूर कहीं ना कहीं जरूर क्लियर करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने मेहनत करी और आपको कुछ भी नहीं मिला। मतलब ऐसा मैंने बहुत ही रेयर कभी देखा हो, वरना नहीं देखा। हर किसी को सर मिल ही जाता है। हमारे जितने दोस्त थे सबको कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गए अलग-अलग सर्विसेज में। वो या तो गवर्नमेंट में कहीं बहुत अच्छी जगह काम कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल है यहाँ पे सभी की चॉइस होगी। वो हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में कहीं बहुत अच्छी जगह काम कर रहे हैं, वो हो सकता है पॉलिटिक्स में चले गए। बहुत सारे हमारे साथ के लोग विधायक सांसद हो गए, अब वो हमसे भी ऊपर पहुंच गए। ठीक है, हालांकि इन सर्विसेज का चार्म बहुत ही अलग है, विधायक सांसद से भी अलग है। और निश्चित रूप से कई बार आप ऐसा भी होता है कि मतलब वो आपको भाव देना बंद नहीं करते, हम भी उनको भाव देना नहीं बंद करते। वो निश्चित रूप से डेमोक्रेसी में, प्रोटोकॉल में हमसे ऊपर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि और कुछ लोग प्रेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग सोशल सेक्टर में, एनजीओ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो मैंने तो ये देखा है कि अगर किसी ने बहुत अच्छे से मेहनत की है, तो अगर इस एग्जाम में नहीं सिलेक्ट हो पा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आ पाया, तो प्राइवेट सेक्टर में हमसे कहीं ज्यादा अच्छा कर रखा है उसने। हाँ, बस ये होता है कि नहीं यार, थोड़ी सी उनको कभी कभी ये लगता है यार, थोड़ी सी मेहनत अगर वो कर ली होती ना, तो आज यहाँ नहीं बैठे होते यार, वहीं बैठे होते तुम्हारे साथ। तो मैं तुम लोगों से बस यही कहूंगा कि वो काश वाली बात बिल्कुल मत रखना। ठीक है, जितनी भी कोशिश हो सकती है, जितनी जान लगानी है वो जान लगा दो। ठीक है, अभी बहुत सारी जान बाकी, तुम सारे लोग यंग लोग हो, नए लोग हो। ठीक है, तो बिल्कुल जान लगा के पढ़ाई करो। 18 घंटे 20 घंटे, वैसे इतना तो मुश्किल है 20 घंटे, लेकिन 16 घंटे तो पढ़ाई हो सकती है। मैंने की है इसलिए मैं बता रहा हूँ।
हालांकि पहले साल मेरा पीटी में नहीं हुआ था, पहले अटेम्प्ट में मेरा पीटी नहीं हुआ था, और मैं हमेशा से लो कॉन्फिडेंट बच्चा था, बच्चा तो नहीं था, मतलब ठीक है, लो कॉन्फिडेंट एस्पिरेंट था। तो मतलब मुझे ये नहीं पता था, मेरे साथ 2 लोग और तैयारी करने आए थे, वो दोनों मेरे से ज्यादा अच्छे, मैं उनको प्लेस करता था अपने आप से, और मुझे लगता था ठीक है ये दोनों जा रहे हैं, आईएएस में सेलेक्ट हो जाएंगे, मैं साथ साथ कहीं कुछ, मैंने बताया ना पीसीएस वीसीएस पे कहीं हो जाऊंगा। फिर वो पहले अटेम्प्ट में पीटी भी नहीं हुआ, बड़ा मुश्किल एग्जाम था उस साल, और तैयारी हमने की नहीं थी। तो जब तैयारी नहीं करोगे तो सिलेक्शन होगा कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। आप और तैयारी करके जाओगे तो सिलेक्शन होता है, क्योंकि फिर मैंने उसके बाद 2005 में बहुत अच्छी तैयारी की, फर्स्ट क्लास तैयारी की, कॉन्फिडेंस फिर भी नहीं आ रहा था, क्योंकि एग्जाम जब तक क्वालिफाई नहीं होता है ना, तब तक कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो वो बहुत जरूरी है, और उसके लिए मैंने क्या किया कि टेस्ट सीरीज बहुत सारी थी, ये गुरु मंत्र मान लो, जिसने टेस्ट सीरीज बैठ करके कायदे से एग्जाम के माहौल में दे दी, ईमानदारी के साथ दे दी, वो सब कुछ कर ले जाएगा। क्योंकि ईमानदारी से टेस्ट सीरीज देने का मतलब ये है कि आप अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ेंगे, आप पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे, और वो सारी चीजें करेंगे जो एग्जाम के टाइम में आप करते, ठीक है? तो वो सारी चीजें अगर आप पहले से कर रहे हो और 15-20 बार कर रहे हो, तो आपका इतना रिहर्सल हो जाता है कि एग्जाम टाइम में जाने के बाद आप चीजों के लिए अडेप्ट हो जाते हो, ठीक है ना? वो बॉर्डर फिल्म का डायलॉग है ना, जैकी श्रॉफ का, कि जंग में जाने से पहले जितना पसीना बहा लोगे, जंग में खून उतना ही कम बहेगा, ठीक है ना? तो खून अगर नहीं बहाना है, खून अपना नहीं निकलवाना है, बढ़िया से अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई करके आना है, तो जितनी रिहर्सल हो सकती है वो जाने से पहले कर लो, वो तुम्हें वहां पे बहुत काम आएगी। तो मैंने तो खूब सारी टेस्ट सीरीज दी, और अगले 3 अटेम्प्ट, उस समय जनरल के पास 4 ही अटेम्प्ट होते थे, तो मेरे अगले तीनों अटेम्प्ट में पीटी मेरा क्वालिफाई हुआ। हालांकि तीनों में ही मुझे लग रहा था कि मेरा क्वालिफाई नहीं होगा लेकिन लेकिन क्योंकि तैयारी थी, देखो ये चीज है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं यार मेरा तो हो रहा है, और मैं मतलब मैं कभी बोस्ट नहीं करता था, मैं तो बस सीधे सीधे बात कि नहीं मेरा पता नहीं यार, बॉर्डर लाइन है, हो जाएगा हो जाएगा। और दूसरे अटेम्प्ट में भी ऐसे ही रह गया, थोड़ा सा ये जर्नी है मेरी कि दूसरी अटेम्प्ट में भी मेरा रह गया, क्योंकि पीटी जब मैं दे के आया तब भी मुझे पता नहीं था कि मेरा क्वालिफाई होने जा रहा है, और मैं उस समय इंटरनेट वगैरह इतना फास्ट नहीं हुआ करता था, तो हम लोग साइबर कैफे में जाके चेक करते थे। साइबर कैफे पे भी बहुत लोड होता था, क्योंकि यूपीएससी की वेबसाइट की स्पीड वगैरह उतनी अच्छी नहीं होती थी, क्रैश कर हाँ जाती हाँ, थी वो सर। क्रैश कर जाती थी, बिल्कुल क्रैश कर जाती थी उस समय। तो आधे-आधे घंटे लोग लेकर के अपना रोल नंबर लेके लगे रहते थे, और लास्ट में निकलता था सॉरी यू आर नॉट इन द सिलेक्टेड। पहली बार ऐसा ही हुआ। दूसरी बार फिर वो पीटी में जब उसने, मैं साइबर कैफे में बैठा रहा, मेरा मन नहीं हुआ चेक करने का, मैंने कहा यार क्या करना है, 5 रुपए लगेंगे और वो फालतू में बेकार हो जाएंगे वो भी। तो मैं चलते समय उसने मुझसे पूछा, साइबर कैफे का जो लड़का था उसने मुझसे पूछा कि सर आप तो तैयारी करने वाले लग रहे हो। मैंने कहा हाँ। तो कहता है आपका पीटी वीटी दिया था? मैंने कहा हाँ दिया था। तो कहते हैं कि क्या हुआ सर? मैंने कहा कि मेरा पता नहीं यार, मैंने चेक नहीं किया। तो उसने कहा लाइए मैं चेक कर देता हूँ। मैंने कहा लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे पता था मेरा पीटी नहीं होने जा रहा है। तो उसने कहा ठीक है सर, अगर हो गया तो पैसे दे देना, नहीं तो मत देना। मैंने कहा ठीक है चेक कर दो। उसने अपना बिजनेसमैन वाला दिमाग लगाया और वो सक्सेसफुल हुआ। उसने बताया मुझे कांग्रेचुलेशन, मैंने फिर उसको 10 रुपए दिए और फिर उसके तो इसे कहते हैं अगर आप थोड़ा सा मतलब इनिशिएशन लेते हो, इनिशिएशन लेने का यही फायदा। उसने इनिशिएशन लिया, ही गॉट डबल द प्राइस। इसके लिए तो वही मायने रखता है, उसके लिए क्या मायने रखता है कि यहाँ से कोई आईएएस आईपीएस बन के जा रहा है, क्योंकि वो तो हजारों आईपीएस को देखते हैं उस जगह से बन के जाते सर हैं। राजेंद्र नगर में तो वहां पे भी लगा देंगे फोटो। हाँ इनका रिजल्ट यहाँ से निकला था। सही बात है, हो सकता है। हाँ अब तो कट थ्रोट कंपटीशन है तो ऐसा हो सकता है। और क्योंकि पीटी की तैयारी पहले से, पीटी का पता नहीं था कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो पहले से तैयारी की नहीं थी, तो मेंस का वही हाल होना है जो होता है, जब आप तैयारी नहीं करोगे तो यही तो होगा। लेकिन फिर थर्ड अटेम्प्ट में मैं थोड़ा सा कॉशियस हो गया था और मैंने फिर 1 साल का गैप लिया, क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट तैयार नहीं था। तो मैंने फिर तैयारी के दौरान थोड़ा सा गैप लिया, गैप लेकर के मैं एग्जाम देने बैठा। और ये बात समझो कि जैसे कई लोग सोचते होंगे, कई लोगों का सवाल होता है कि सर मोटिवेशन कहाँ से लाएं, बहुत खराब परिस्थितियां हैं, कैसे लड़ें, कैसे क्या करें। तो मैं तुमको बताता हूँ, ये एग्जाम तुम्हारी हर जगह पे टेस्ट लेगा, इतना बुरा तरह से टेस्ट लेगा, तुम्हारे लिए सबसे खराब परिस्थितियां खड़ा कर देगा। इतनी खराब परिस्थितियां खड़ा कर देगा कि मतलब तुमको लगेगा कि यार इससे खराब लाइफ तो हो ही नहीं सकती, मैं कौन सी लाइफ बिता रहा हूँ या बिता रही हूँ। ठीक है, यहाँ तो अच्छी खासी लड़कियां भी। तो मैं इतनी खराब लाइफ बिता रहा हूँ ऐसा लगेगा।
और ये मेरे साथ थर्ड अटेम्प्ट में हुआ। जब मैं पीटी क्वालिफाई कर चुका था, यहाँ पर शायद लोग उसको उतना अच्छे से ना समझ पाए। कितने लोगों ने पीटी क्वालिफाई किया है? अभी सब नए वाले हैं। सर अभी नहीं है सर। तो पीटी क्वालिफाई करने का मतलब आप उस भीड़ से अलग हो जाते हो जो 5 लाख लोग देते हैं। कितने दे रहे हैं? 8 लाख। 8 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं। तो 8 लाख लोगों की भीड़ से अलग होकर के आप 10-12 हजार की भीड़ में आ जाते हो। ऐसे कुछ है? 15 हजार की भीड़ में आए। तो 8 लाख में से 15 हजार हो गए। तो अब मतलब इनफैक्ट पीटी क्वालिफाई करने वाले को सिंसियर स्टूडेंट्स सर कहना चालू कर देते कि हाँ ये अलग हो गया। हम भी सर कहते थे जिसका क्वालिफाई हो जाता था पहले अटेम्प्ट के पहले, मतलब जब सिलेक्शन नहीं हुआ था। बाद में हमें भी अच्छा लगा कि यार, और कोई नहीं बोलता था सर तो खराब भी लगता था कि क्यों नहीं बोल रहा है। क्योंकि लगता था कि नहीं कुछ तो अचीव कर ही लिया, इस तरह की बातें होती थी। तो पीटी क्वालिफाई कर लिया, फिर उसके बाद मेंस का टाइम आया। तो पिछली बार तो मेंस खराब हो ही गया था क्योंकि तैयारी नहीं थी। इस बार मेंस की हालात ये थी कि मतलब मेंस की स्थिति ये थी कि मेरी लाइफ की जो वर्स्ट कंडीशंस आज तक मैंने फेस की हैं वो मेरे सामने आ गई। और मुझे ये लगा कि मैं तो एग्जाम दे ही नहीं पाऊंगा, और मुझे ये लगा कि मैं एग्जाम छोड़ दूं। लेकिन दिमाग में हमेशा से वो पॉजिटिविटी और मोटिवेशन का मेरा बैलेंस जो है ना, वो लेवल जो हमेशा वो 100% के आसपास ही रहता था। तो मैंने ये सोचा, दिमाग में लगाया कि यार अगर मैं एग्जाम नहीं देता हूं तो मेरे फेल होने के चांसेस 100% है, ये तो कंफर्म है। हाँ, अगर देने की कोशिश करता हूं तो 1% ये है कि मैं 1% चांस तो है कम से कम। मेरी तैयारी नहीं अच्छी थी तो मुझे लगा कि सिलेक्शन तो मेरा इस बार भी नहीं होने जा रहा, लेकिन मैंने सोचा कि 1% चांस तो होगा कि क्वालिफाई कर जाऊंगा। कम से कम 99% वाला तो मैं रूल आउट कर दूंगा। ये मेरे दिमाग में आया, मतलब जैसे मैंने सोचा ये दिमाग में चल रहा है। और सोचो कि मैं वही फिर से कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहा हूं, मेरा ऑल इंडिया रैंक 99 था। तो ये बड़ी चीज है ना कि आप सोच रहे हो और वो वहां पे रेप्लिकेट कोई बैठ करके लिख रहा है। ऊपर वाला सब देखता रहता है कि आपकी प्रयासों में कितनी ईमानदारी है, आप अपनी परिस्थितियों से कितना लड़ना चाहते हो। वो परिस्थितियां मैं नहीं बताना चाहता यहाँ पर, ठीक है। किसी के लिए भी मतलब वो बहुत मुश्किल सिचुएशन होगी, और मेरे जैसे बहुत लोगों की स्टोरी भी है, मेरे से ज्यादा लोग भी स्ट्रगल किए होंगे, निश्चित रूप से किए होंगे। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूं कि आपको जब भी लगे कि नहीं भगवान आपका टेस्ट ले रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छा आगे छुपा रखा है। आगे लगे रहो, उसको छोड़ना नहीं। और यहाँ पर ये जिस फील्ड तुम लोगों ने चुनी है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, 3-4 साल लगेंगे, थोड़ा सा समय लगता है। वो अभी फिल्म आई है 12th फेल, किसने किसने देखी है? अच्छी फिल्म है, देखी है? कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी ना। वो 12th फेल वाले में जो उसमें हीरो हैं मनोज शर्मा सर, आईपीएस हैं, 2005 बैच से, महाराष्ट्र कैडर हैं, अभी आईजी हो गए हैं शायद। हाँ, तो आईजी हो गए हैं। तो कोइंसिडेंट है ये भी कि मतलब मैं उनको जानता हूँ। जिस समय मैं पहुंचा था वहां तैयारी करने, वो ऐसे ही एक क्लास में आए थे, और क्या कहते हैं, उन्होंने लेक्चर दिया था। मैं उनकी स्टोरी को उतना अच्छे से नहीं जानता था, उन्होंने बताया तो, लेकिन अब क्लासरूम में हर कोई अपने स्ट्रगल को उतना खुल के नहीं बताता, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो लोग बैठते हैं वो इतने, हर कोई उतनी सिंसियरिटी से समझ नहीं पाता, तो हर आदमी उस चीज को बताना भी नहीं चाहता। धीरे धीरे वो चीजें स्टोरी खुली, जब उनके पास टाइम निकला, एसएसपी का ड्यूरेशन निकल गया, तो उन्होंने देखा कि हाँ अब थोड़ा टाइम है, तो उनके ऊपर बुक लिख दी गई, और उसके बाद फिर वो फिल्म भी बन गई। फिल्म भी बहुत अच्छी बनी, शानदार बनी, मैंने भी देखी। तो क्लासरूम के बाद में उनके पास अलग से स्टाफ रूम में गया, मैं उनके पीछे पड़ गया कि सर वो कितने साल में सिलेक्शन होगा सर, कितने साल में होगा। जो लगता है लोगों को। तो उन्होंने कहा यार 3-4 साल लग जाते हैं, तो उनको भी लगे थे इतनी टाइम। तो मैंने कहा कि नहीं सर, मुझे तो 1 ही साल में लेना है, मेरे पास तो इतना ही समय है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं। कहते नहीं ऐसा होता है, परेशान मतलब मेरे पास भी नहीं थे, तुम भी जाओ, करो जाके हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। मैंने कहा नहीं सर, कुछ 1 साल वाला तो वो समझ गए कि ये कीड़ा है, इसको कुछ इस तरह का है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। फिर उसके बाद मैं भी समझ गया कि यार ये बहुत बिजी आदमी है। आईपीएस, वैसे भी आईपीएस उस समय भगवान लगता था, तो देवता टाइप में लगता था। जिस सर्विस की आप तैयारी कर रहे हो उसी सर्विस से कोई आ जाए तो फिर लगता था ना कि देवता टाइप में आ गए हैं, ऐसा लगता है। नहीं मैं ऐसा लग रहा सर। नहीं, मैं अपने आप के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे उस समय लगता था, मुझे उस समय लगता था। सर आज स्टाफ रूम में पकड़ लेंगे बच्चे आपको।
इन्हें रास्ता पता चल गया, ऐसे बनते हैं। नो वरीज, नो वरीज। तो फिर मैं उनसे मतलब बात की और उन्होंने फिर मुझे वो दिमाग में संतुष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगा कि यार ये बहुत सीनियर आदमी है, सेलेक्ट भी हो गए हैं, इनसे मैं कितनी बात करूंगा और ये कहीं उन्होंने मुझे डांट दिया तो मैं क्या करूँ, फिर मैं चला आया। लेकिन फाइनली जब उनकी वो बुक लिखी गई तो मैंने उनका नंबर लिया विकास दिव्यकीर्ति साहब से, उनसे नंबर लेकर के फिर मैंने उनको सर को कॉल किया, मैसेज डाला और मैंने लंबा सा मैसेज ड्राफ्ट किया पूरे नरेशन देते हुए कि सर मैं आपसे मिला था ऐसे। तो अब तो खैर मैं ब्रदरहुड में आ गया हूँ, तो सर ने भी बहुत अच्छे से वेलकम किया और उन्होंने भी एक लंबा सा मैसेज ड्राफ्ट करके इमोशनल सा मैसेज उन्होंने भी भेजा। तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि चलो अच्छी बात है। तो ये है कि जिन लोगों को आप ड्रीम करते हो, जिन लोगों के लिए आप आइडियलाइज करते हो, उनके साथ आप बैठ सकोगे, ये सर्विस आपको वो मौका देती है। और ये तो आप सोच सकते हो क्योंकि मैंने आपको बता दिया, इन सर्विसेज में वो एनॉर्मस मौके हैं कि आप जो नहीं सोचोगे वो भी होगा आपके साथ और बहुत बड़ा होगा। आप छोटी जगहों पे नहीं बैठोगे, आप बहुत बड़ी जगहों पे बैठोगे। बस आपके अंदर वो पहले तो आपको वहां तक पहुंचना है, उसके बाद फिर आगे की जर्नी और अलग है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। और सर मुझे लगता है आज बच्चों को ना थोड़ा इंस्पिरेशन मिली होगी कि किस तरीके से अपनी सर ये बच्चे ना फोकस बहुत जल्दी खो देते हैं। हाँ। आजकल की जो जनरेशन है, जैसे फोन में लग जाएंगे या फिर फियर में आ जाएंगे, कभी ऐसा लगेगा कि अब तो बिल्कुल ही नहीं होगा, पढ़ना छोड़ देंगे बीच में, या फिर कभी मतलब वो जो फेज है ना, जो साइनसॉइडल वेव चलती रहती है इमोशंस की, उसके अंदर सर ये फोकस कैसे लेकर आए? देखो, फोन का एडिक्शन तो मुझे भी है यार। फोन का एडिक्शन तो मुझे भी है। तो अब लेकिन होता क्या है, लेकिन मैंने ये देखा कि जब भी मैं फोन को छोड़ करके मैं अपने कामों को करना चालू करता हूँ, जितने भी मेरे पेंडिंग वर्क्स होते हैं, पता चला मेरे पास दिन में 5-6 रिक्वेस्ट आ जाती है कि सर मेरे वहाँ पे किसी ने आलू मेरे वो क्या कहते हैं 1.5 लाख रुपए दबा लिए उसके, मेरी मदद करवा दो। इस तरह के कई बार लोग मैंने मतलब कहते हैं कि नहीं 1.5 लाख रुपए मेरे दबा लिए उसने, आलू मैंने उसको बेचे थे, उसने पैसे नहीं दिए। किसी ने और एप्लीकेशन कुछ बता दी, तो मैं 5-6 ऐसे एप्लीकेशन करता हूँ, उनको सबको रेफर करता हूँ कि किसी को बता दिया। अभी एक एडीएम साहब को फोन किया है, इस भाई इसकी मदद कर देना एक जगह पे जिले में, और ऐसी 3-4 जगह पे किसी एसपी को फोन किया, किसी एसएचओ को फोन किया, किसी सीओ को फोन किया, जितनी मेरी थोड़ी मदद करने की आदत तो मैंने मदद कर दी उनकी। ठीक है, ऐसे 4-5 काम हुए। फिर अपने ऑफिशियल काम है, फिर अपना कुछ फिजिकल वर्कआउट वगैरह जो है, ये जब आप करने लगते हो ना वो सब फोन छोड़ करके, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि बड़ा अच्छी फीलिंग आती है जब आप वास्तव में वो काम करते हो जिसके लिए आप बने हो, जिसके लिए आप सोचते हो, जिसके लिए आप वास्तव में आपको करना चाहिए, यू ऑट टू। तो वो काम करने में जो सेटिस्फेक्शन है वो किसी और चीज में नहीं। और सोशल मीडिया पे भी टाइम बिताओ, ऐसी बात नहीं है। मैं अभी भी यूपीएससी के बहुत वीडियो देखता हूँ। मैडम को तो मैंने वीडियो पे ही देखा था, लेकिन इन्होंने फोन किया तो मैं आवाज से पहचान गया, फिर भी मैंने पूछ लिया कि कौन आ रहे, नहीं तो मैं कहता तनु मैडम बोल रही है क्या। ऐसे पूछता मैं। तो मतलब ये है कि सोशल मीडिया पे मैं भी टाइम बिताता हूँ, लेकिन अब मेरा अभी भी फोकस उसी जगह है क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछती हैं, बहुत अच्छे पूछने के बाद फीडबैक भी लोगों को देती हैं इंटरव्यू का, जो मैंने इनके रील्स वगैरह देखे, तो वो बहुत अच्छा है। तो अगर आप उस तरफ फोकस करोगे, अपने काम से रिलेटेड चीजों से फोकस करोगे, मैं तो अभी भी इंडियन हिस्ट्री का कोई वीडियो खोल लूंगा तो 2.5 घंटे का, उसको 1.5 की स्पीड पे या 2 की स्पीड पे लगा लेता हूँ यूट्यूब पे और उसको देखा करता हूँ। बहुत मजा आता है पुरानी चीजें, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। हमारे टाइम में 2 ऑप्शनल होते थे, माई फर्स्ट ऑप्शन वॉज हिस्ट्री एंड सेकंड वॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं खोल करके देखता रहता हूँ, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, एथिक्स है, और कई लेक्चर्स लोगों ने बहुत अच्छे दिए। तो अच्छी चीजों को देखना चाहिए, उसमें टाइम बिताओगे तो हमेशा अपने ट्रैक से बिखरोगे नहीं, बल्कि इनफैक्ट उसी में सुनते सुनते अचानक लगता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी देर रोक लो, इसको बंद करो, फिर मैं अपना काम करना चालू कर देता हूँ। आप सही जगह पे अगर फोकस करोगे तो आप अपने काम से भटकोगे नहीं। सही लोगों, इसीलिए पुराने टाइम में लोग क्या कहते थे कि कंपनी सही रखो, अपने लोगों की संगति ठीक रखो। अगर संगति अच्छी रखोगे तो निश्चित रूप से वो तुमको भटकाएंगे नहीं, बल्कि उनके साथ बात करते करते अचानक लगेगा। जैसे मैं एक प्राइवेट हॉस्टल में रहता था, तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर सेकंड फ्लोर में, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, सेकंड फ्लोर पे उन्होंने वो एक मशीन लगा रखी थी जिसमें पानी आता था, वाटर आरओ वाला, उसी में कूलर भी लगा रखा था। तो हम लोग जाते थे वहां से पानी भर के आते थे, अपने रूम में रखते थे और उसके बाद पीते थे अपना। तो वहां पे जनरली क्या होता है, स्पीड उसकी धीमी होती थी क्योंकि 40 स्टूडेंट लगभग थे। तो वहां गए, अचानक पता चला कि हम गए हैं तो वहां 2 लोग पहले से लाइन में लगे हैं और 2 लोग और खड़े हुए बालकनी में। तो बालकनी में ही वो मशीन लगा रखी थी। तो वहां गए,
अचानक बात होने लगी तो पता चला कोई इंडियन हिस्ट्री पे चर्चा कर रहा है, कोई कल्चर पे चर्चा कर रहा है, कोई दूसरे टॉपिक्स पे चर्चा कर रहा है। अब सवाल अब पढ़ने वाले थे तो खड़े हो गए वहीं पे। अब वहीं पे द्वंद्व युद्ध भी स्टार्ट हो जाता था, वाक युद्ध भी स्टार्ट हो जाता था कि नहीं देखो मुझे ज्यादा आता है, तुम्हें कम आता है। ऐसा भी होता है और अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। वो तो शास्त्रार्थ पुराने जमाने में ऐसे ही तो होता था, ये लोग शास्त्रार्थ करते थे, तो वो अच्छी चीज है। और उसी ड्यूरेशन में अगर आपको ये पता चलता है कि यार ये मेरा टॉपिक छूट गया है, तो बजाय उससे लड़ने के जाके क्लास में अपने रूम में जाके उसको पढ़ो ना, उसे कंप्लीट करो ना। बजाय इसके अगर आप पता चल रहा है उन लोगों के साथ रहोगे जो कहेंगे यार चलो घूमने चलते हैं, चाय पीने चलते हैं, तो मैं तो चाय पीने जाता नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि यार एक तो टाइम वेस्ट होगा, दूसरा कल को मुझे भी चाय पिलानी पड़ेगी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो ये बुरा मान जाएगा। तो मैं कभी नहीं आता था, तो मैं या तो रूम में सो जाता था या कभी कभार क्रिकेट खेल लेता था, थोड़ा सा उसमें फ्रस्ट्रेशन निकल जाता था कि आज बॉल को बहुत मारा, वहां तक भेज दिया। मतलब जब कोई क्वेश्चन क्रैक नहीं हुआ, कोई एग्जाम क्रैक नहीं हुआ या कोई टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर नहीं आए, तो यही तो करेंगे ना, कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहिए। तो फ्रस्ट्रेशन ऐसे पॉजिटिव तरीके से निकालो, नेगेटिव तरीके से मत निकालो, तो वो ठीक रहेगा। तो जब आपका सिलेक्शन हुआ तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों का, मेरे घर में अधिकतर लोगों को ये पता नहीं था कि मैंने क्या कर दिया है। इनफैक्ट मुझे भी थोड़े दिन बाद पता चला, धीरे धीरे पता चला। मुझे लोगों ने बताना चलो कि आपको पता नहीं है कि हमने क्या कर दिया। तो सिलेक्शन जब हुआ तो मैंने घर में फोन किया। इनफैक्ट थोड़ी थोड़ी सुगंध आने लगी थी जब मैंने इंटरव्यू दिया था, तो वो स्मेल आने लगी थी, क्योंकि मेंस मेरा ठीक हो गया था, तो मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, लास्ट रैंक तो मुझे मिल ही जाएगी। हमारे टाइम में कुछ 900 लोग के आसपास सेलेक्ट हुए, तो मुझे लगा था कि 900 लोग तो हो ही जाएंगे। थैंक यू मैम। तो मुझे लग रहा था कि आखिरी रैंक तो मिल ही जाएगी, ऐसा लग रहा था, और भगवान से मना भी रहा था कि आखिरी रैंक तो दे ही देना यार। लोगों ने कलेक्टर साहब बोलना चालू कर दिया है। लोग होते हैं ना, कलेक्टर साहब, एसपी साहब बुलाते हैं आपको, इसलिए बुलाते हैं क्योंकि या तो आपके बहुत बड़े हितैषी होते हैं, और या फिर सरकाज़म में कि नहीं ठीक है, उस तरह से होता है। तो मैंने मैं इंटरव्यू के टाइम में ही बता दिया था लोगों को कि नहीं अब इंटरव्यू हो गया है, मेरा ख्याल से हो जाना चाहिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आया कि है क्या। एक्चुअली मैं जहाँ पे सिटी के बैकग्राउंड से आता हूँ, वहाँ पर यूपीएससी की प्रिपरेशन कम लोग करते हैं, और उस जगह पे भी कम लोग कर रहे थे। तो मुझे भी शुरुआत में इतना आइडिया नहीं था, तो लेकिन चार्म था, वर्दी का तो चार्म सभी को रहता है, सिटी लोगों को भी रहता है। तुम लोग भी इतने सारे लोग बैठे हो, दिल्ली सबसे बड़ा सिटी है इंडिया का, उसके बाद भी बैठे हो। तो मैंने उनको फोन किया और मैंने बताया कि मैंने छोटे भाई, पहले एक को फोन किया, छोटे भाई को, और कहा कि मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया है, ऑल इंडिया रैंक 99 है, और आईपीएस मिलेगा, और मोस्ट पॉसिबल यूपी का। तो मतलब वो पहले तो समझ नहीं पाया, फिर मैं उसको दोबारा बताया, तीसरी बार बताया, तो वो जाके थोड़ा सा समझा। फिर उसने जाके घर वालों को बताया, घर पे घर वाले थोड़ा कुछ, वो भी एक इंसिडेंस है, मतलब क्लासिक इंसिडेंस है। मतलब आप अच्छा सोचते जाओ और भगवान आपकी इच्छाएं पूरी करता जाता है। मतलब घर वाले कुछ ऐसी जगह बैठे थे जो लोग मेरी सफलता से खुश नहीं होते, और वहां पे तो वो जहाँ पे बैठे थे, उस घर में एक फंक्शन चल रहा था किसी की शादी का, और वो जिसकी शादी का फंक्शन चल रहा था, वो मेरे को बड़ा जलील वलील किया करता था कि अभी कौन सी तैयारी कर रहे हो तुम, ये 4 साल तुमको होने हैं, 3 साल होने वाले, 2 साल से पास नहीं हो पा रहे हो, पास ही नहीं हो रहे हो, कौन सी तैयारी। अच्छा, उसको समझ में आता नहीं, तो बिजनेसमैन था, तो फिर बाद में गवर्नमेंट जॉब में वो भी आ गया। तो उसने क्या कहते हैं, उसने मुझसे ऐसा बोला, और मुझे कभी कभी पैसे भी शो करता था कि नहीं मेरे पास पैसे बहुत हैं। जब मैं यहाँ से जाता हूँ, तो ऑटो से जाता हूँ, यहाँ से कैब ले लेता हूँ, तब कैब नहीं हुआ करते थे, ऑटो से चला जाता हूँ, मेरे पास, मुझे बस में ट्रेवल नहीं करता, इस तरह की चीजें मुझे बताता। मुझे इनमें इंटरेस्ट ही नहीं था, मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, मुझे पैसे अर्न करने में तो मजा आता है, लेकिन खर्च करने वाला मेरा मूड माइंडसेट नहीं रहता, तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था इन सब चीजों से। हाँ, मुझे ये लग रहा था कि मुझे चिढ़ा रहा है। तो उसी की शादी का फंक्शन चल रहा था, अगले दिन उसकी शादी थी, और मतलब छोटे भाई ने जाके वहां पे बताया, मम्मी पापा लोग सब लोग वहीं बैठे थे, वो बताया कि भैया का सिलेक्शन हो गया है, अब वो आईपीएस बन जाएंगे, इतना शायद उसने बताया होगा, मुझे पता नहीं क्या बताया। उसके बाद फिर तो वहां पर बिल्कुल मातम
2 मिनट के लिए वहां गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। वहां अधिकतर लोग ऐसे थे, जनरली आपके पड़ोसी आपसे खुश नहीं होते ना कि ये लड़की जा रही, क्यों सेलेक्ट हो जाएगी, ये क्यों सेलेक्ट हो जाएगी, है ना, ये क्यों सेलेक्ट हो जाएगी, क्यों ये IAS IPS बन जाएगी, IRS बन जाएगी, या दानिश में आ जाएगी, इंडियन डिफेंस सर्विसेज में आ जाएगी, क्यों आ जाएगी। ये जनरली लोग थोड़ा सा नाखुश होते हैं। तो ऐसा ही हुआ, 2 मिनट के लिए ऐसा छाया, फिर गीत संगीत अपना चालू हो गया, लेकिन मैंने उसकी शादी खराब कर दी थी। उसकी खुशी आधी हो गई होगी शायद, मुझे ऐसा लगता है। दैट वाज अननोइंगली, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर वो कुछ लोग वहां पर पढ़े लिखे भी थे, ऐसी बात नहीं है, सरकारी सर्विसेज में भी थे। उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं होता है, ये जो बता रहे हैं कि सिलेक्शन हो गया, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमको पता है, यूपीएससी की वेबसाइट होती है, उसमें पूरा रिजल्ट आता है। और वो गए प्रॉपर्ली, उन्होंने चेक किया, उन्होंने उसका प्रिंट आउट निकाला, फिर मेरा नाम उसमें लिखा था, उसको अंडरलाइन किया और घर आके पापा से बोले, तब तक प्रोग्राम खत्म हो गया था, बुला के पापा से, मम्मी से, कि हमें पता था ये लड़का है कर ले। तो ऐसे क्लासिकल किस्से होते हैं, तो तुम अगर चाहो तो मतलब तुम्हारे ही लाइफ में हो सकते हैं। हाँ। पर तो शादी मत खराब करना। हाँ? नहीं, शादी तो हो ही जाती है, कोई शादी किसी के लिए थोड़े रोकता है, अपनी शादी तो कर ही लेता है। और जानबूझ के मत खराब करना। हाँ, ये है। तो मतलब वही मैं कह रहा हूँ, आप जब सक्सेस बहुत अच्छी अचीव करते हो, तो ये सारे केसेस भी होते हैं। तो आप बस मेहनत करते जाओ, मेहनत करने के बाद किसी को कुछ नहीं पता होता है। मतलब मैं तो सिलेक्शन से एक दिन पहले, जनरली जो एक जेन्युइन स्टूडेंट जो होता है, एस्पिरेंट होता है, वो जो सोचता है वो ये सोचता है कि मुझे लास्ट रैंक दिला देना, बस दिला। हाँ, हाँ, मेरी इज्जत Selection बचा हो लेना, जाए, हाँ। मेरी इज्जत बचा लेना। अब हे भगवान, मैं तुम्हें बहुत प्रसाद चढ़ाऊंगा, हनुमान जी का मैं भक्त था, मैं उनसे यही कहता था कि पैसे तो नहीं, लेकिन प्रसाद चढ़ाऊंगा, पक्का चढ़ाऊंगा। इस महीने मूवी नहीं देखूंगा, आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो ये होता था कि मुझे मूवी देखने का शौक है, तो मैं महीने में एक मूवी जरूर देखता था। तो मतलब मैं, हर जेन्युइन स्टूडेंट यही सोच रहा होता है। और मुझे ऑल इंडिया रैंक 99 लग गई, वो भी पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यार मैं कैसे ऑल इंडिया रैंक 99, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट वो भी एक क्लासिकल केस है। मैं सड़क पे, मैं उस दिन जब रिजल्ट आया था, तो मैं अपनी वुडबी के साथ वहीं पे मुखर्जी नगर में, जहाँ मैं तैयारी करता था, हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे। तो पता चला कि किसी ने बताया कि आज टेंशन, वो रिजल्ट आ रहा है। फिर किसी ने आके बताया रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मैं एज यूजुअल आकर के मैंने कहा अब रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो जा करके मैं आराम से, वो भी वाइफ भी अब मेरी असिस्टेंट कमिश्नर है यूपीपीसीएस में, तो मतलब तो क्या कहते हैं, वो पता चला कि हम जाकर के एज यूजुअल जो मैं काम करता था, मैं जाके सो गया। मैं यही करता था, मैं सो जाता था, टेंशन कौन लेगा। फिर अचानक वो मेरा एक दोस्त था जिसका पिछले साल सिलेक्शन हो गया था इनकम टैक्स में, वो अब इनकम टैक्स कमिश्नर है नोएडा में, दिल्ली में आने वाला जल्दी। तो उसने मुझे फोन किया कि क्या हुआ, मैंने कहा क्या हुआ। मैं तो सो के उठा था। उसने कहा कि क्या हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, तो कहते कि रिजल्ट आ गया, तुमने देखा नहीं, देख के बताओ जल्दी से। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैंने रख दिया। उसके बाद तो मैंने फोन ले जाके हनुमान जी के चरणों में रख दिया। मैंने कहा, पहले नहीं, उससे पहले फोन किया है मैंने, एक लड़के को नोट कराया मेरा रोल नंबर, कि यार जाके देख के बताना, क्योंकि उस समय लोग, बहुत सारे लोग यूपीएससी जाते थे कि यार वो चिपकता था पहले। हाँ, मुझे पहले चिपकता था, तो बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि नहीं सक्सेस मिल रही है तो यार वहां जाके अचीव करेंगे, वहां जाके सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा भी होता था। और बहुत सारे लोग साइबर कैफे में चेक करते थे। तो मेरी तो दोनों की हिम्मत नहीं थी। क्योंकि जब तक मैं उठा तब तक वो पता चला कि उस हॉस्टल से 3 लोगों ने इंटरव्यू दिया था, तो बाकी 2 की न्यूज आ गई थी कि उनका नहीं हुआ। तो मैं और डर गया, क्योंकि वो पहले से इंटरव्यू दे चुके थे एक बार। मैंने कहा मेरा तो पहला इंटरव्यू है, मेरा कैसे होगा यार, इन दोनों का नहीं हुआ। तो फिर मैंने वो एक को नोट कराया, और फिर उसके बाद मुझे लगा कि टाइम तो लगेगा ही साइबर कैफे में भी चेक करने में, तो मैंने अपना फोन जाके हनुमान जी के चरणों में रख दिया। मैंने कहा बस हनुमान जी आपकी कृपा हो जाए, इज्जत बताइए प्लीज किसी तरीके से। और फिर उसके बाद हमारे एक सीनियर है, उसी 1 साल सीनियर, मुनव्वर भाई हैं, उनका फोन आया मेरे पास। मुनव्वर भाई जो है, उन्होंने फोन किया और कहा बधाई हो। मैंने कहा सच बताइए। क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज है, दिस इज बिग न्यूज। आप बैठे बैठे अचानक कोई आपसे कह दे बधाई हो, पता है कि दैट इज द अल्टीमेट। उन्होंने कहा, मुनव्वर भाई ने कहा कि बधाई हो। मैंने कहा सच बताइए, ऐसे नहीं। उन्होंने कहा नहीं ऑल इंडिया रैंक 99 लगी है। मैंने कहा 99 सच बताइए। कहता नहीं है 99 है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा रोल नंबर क्या है।
मैंने कहा रोल नंबर नहीं पता तो आप ऐसे कैसे कह रहे हो? कह रहे नहीं नाम लिखा हुआ है, लखनऊ भी लिखा हुआ है, तो मैं समझ के चल रहा हूँ कि तुम मतलब वो है तुम्हारा है। तो मैंने कहा कि रोल नंबर ये है, तो अगले सेकंड में उन्होंने फिर कंफर्म कर दिया कि तुम्हारा है। फिर तो सब कुछ अपना ही था। तो ये सक्सेस की जर्नी, फिर तो हम हॉस्टल के बादशाह बन गए। लोगों ने आड़े हाथों लेना चालू कर दिया। और कुछ लोग जो मतलब पहले हमको थोड़ा सा वो करते थे, इधर उधर करते थे, वो हमें सर बोलने लगे। हमसे भी सीनियर थे लेकिन हमको सर बोलने लगे। इनफैक्ट कुछ लोग इतने उसमें आ गए डिप्रेशन में कि अपनी कॉपियां भी लेके आ गए मेरे पास चेक करवाने के लिए उसी दिन। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है कि सर मेरे आंसर चेक कर दीजिए, ये है। मैंने कहा ये, और वो उसके बाद की भी जर्नी कमाल की होती है, आप तो सब जानती हैं। सर वो कहा जाता है ना कि सक्सेस स्पीक्स लाउडर देन एनीथिंग एल्स। जो सक्सेस है वो आपका, वो इतनी तेज आपकी फैलती है, इतनी तेज आवाज करती है कि किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग अपने आप उसको सुनने लगते हैं। सर ये कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही है, मैम वाली। वो पूरी कहानी मैं नहीं बताऊंगा। हम लोग दिल्ली में ही मिले थे और फिर ये हुआ कि जनरली जो होता है वैसे ही, बस और क्या। तो हम भी चक्कर में पड़ गए और बस ये दिमाग में ये था कि नहीं सिलेक्शन तो लेना है। तो हम लोग बैठ करके मैंने कहा कि नहीं, मैंने सोचा अप्रोच कैसे करूं। पहले तो ये सोचा, तो जनरली जो लड़के करते हैं कि यार तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ना है। तो मैंने भी वही गेम खेला। तो वो धीरे धीरे वो पढ़ाई कहाँ होती, मैं पढ़ाई कराऊंगा तब तो समझेंगे ना। थोड़ी देर कुछ दिन में उनको भी समझ में आ गया कि ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना चाह रहा। तो खैर फिर वो धीरे धीरे होने लगा, ऐसे ही चलने लगा। फिर वो मतलब वो भी एक मतलब क्लासिकल है, क्लासिकल क्या मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल टाइप की चीज है कि मेरा 3 साल से, मैं 3 क्या 4 साल हो गए थे मेरा दिल्ली में, मेरा सिलेक्शन तो हो नहीं रहा था। पहले अटेम्प्ट में पीटी में नहीं हुआ, दूसरे में मेंस में नहीं हुआ, तीसरे साल मैंने गैप कर दिया, चौथे साल का भरोसा नहीं था मैं, बल्कि मैं डैम श्योर था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। और शी केम इनटू माय लाइफ और वो बस वो आई, मेरा पीटी भी सिलेक्ट हुआ, मेरा मेंस भी सिलेक्शन हुआ, मेरा इंटरव्यू भी सिलेक्शन हुआ। इंटरव्यू भी सिलेक्शन हुआ और इंटरव्यू सिलेक्शन के बाद फिर मुझे आईपीएस की जॉब मिली, मुझे ऑल इंडिया रैंक 99 मिली, यूपी काडर मिला। और भी कई चीजें हुई। तो मैंने कहा ये लड़की तो सही है, इसको पकड़ लो, इसको नहीं जाने देना है। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि नहीं, हम लोग दूसरी मतलब इंटरकास्ट था हम लोग का। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, वो मैंने फिर कहा कि अब तो पहले शुरुआत में मतलब सिलेक्शन से पहले तो बात दूसरी चलती थी कि नहीं ठीक है, कुछ पता ही नहीं था। शी वाज आल्सो मतलब उनका भी कहीं नहीं हो पाया था, मेरा भी कहीं नहीं हो पाया था। तो अनसर्टेनिटी रहती है कि उस समय आप कमिट कर सकते हो उस तरह से, ना वो कमिट कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई हम दोनों के दिमाग में पहले से ही पहला एम था कि इसको तो नहीं छोड़ना है, क्योंकि घर वालों ने किसी एक्सपेक्टेशन के साथ भेजा है ना आपको यहाँ ये सब चीज के लिए थोड़े भेजा है, पढ़ने के लिए भेजा है, एक गोल अचीव करने के लिए भेजा है। और आप केवल घर वालों की अपेक्षाओं को नहीं पूरा करते, आप पूरी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हो। तो आपका डिसीजन एज ए सोसाइटी बहुत मैटर करता है, खासकर गर्ल्स के लिए होता है, जो कि उनका पर्सपेक्टिव अब मैं वो बताऊंगा। तो मैंने उनसे कहा सिलेक्शन के बाद कि यार अब तो मेरा सिलेक्शन हो गया है, हाँ वी शुड कैरी। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी, उन्होंने कहा कि नहीं मेरा तो अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं कैसे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा तो हो गया है। तो उन्होंने कहा नहीं तुम समझ नहीं रहे हो, शी इज अ जाट। तो उन्होंने कहा कि मैं जिस कम्युनिटी से आती हूँ, मैं जिस गांव से उठ करके आई हूँ, अगर मैंने अभी शादी कर ली तो लोगों को केवल ये कहने को मौका मिलेगा कि गई थी पढ़ने और पसंद से शादी करके बैठ गई। तो दैट वाज हर सेइंग जो मुझे बड़ा मोटिवेट किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैंने थोड़ा सा मजाक में कहा कि वेट करने का तो ठीक है, लेकिन रिलेशंस बहुत अच्छे आने लगे। और मैं रोज फोन करके बताता था कि आज मेरी बोली इतनी लग गई, नीलामी हो रही है। तो ऐसे से मैं बोलता था उनको। तो वो मतलब कहती थी नहीं ठीक है, तो मजाक नहीं चलता था। तो उन्होंने कहा वेट करना पड़ा। तो फिर खैर, आपको जब कोई अच्छा खाना खाना होता है तो आपको वेट तो करना ही पड़ता है, अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो 2009 आई वाज सिलेक्टेड, 2012 शी गॉट सिलेक्टेड, 2013 वी मैरिड।
वेरी इंपॉर्टेंट मतलब मुझे खुद भी मतलब मैं अपनी गर्ल्स को हमेशा यही बताती हूँ बच्चों को कि पहले ना खुद सेलेक्ट होना बहुत जरूरी है, हाँ बहुत जरूरी है। बिकॉज एक लड़की अगर कहीं से सेलेक्ट हो जाती है ना, जिस घर हाँ से, हाँ जिस हाँ कम्युनिटी हाँ से, जिस मोहल्ले से, जिस शहर से सेलेक्ट हो जाती है, वो अगला मोहल्ला, शहर, हाँ पड़ोसी, रिश्तेदार सब बदल देती है। हाँ, उस सारे रिश्तेदारों को लगना लगता है कि मेरी इसकी बेटी सेलेक्ट हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं। हम्म, वो सब आगे अपनी बेटियों के लिए कोशिश करने लगते हैं। तो आपके ऊपर सिर्फ अपना एक वो नहीं है, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, ये याद रखना। और दोनों के लिए है, लड़कियों के लिए थोड़ा ज्यादा है, लड़कों के लिए उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि आपसे तो जनरली एक्सपेक्ट करता ही है आदमी कि आप तो जाएंगे, बाहर जाएंगे, अर्न करेंगे, सब कुछ करेंगे। लड़कियों से उतना एक्सपेक्ट नहीं करते, तो इसलिए जनरली उनको डीमोटिवेट किया जाता है कि अरे ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं कोई हुआ तो बात शादी करा कोई बात नहीं। देंगे। लेकिन हाँ, अचानक किसी लड़की का अगर सिलेक्शन हो जाता है, तो लोगों के दिमाग में धमाका होता है कि अरे ये कैसे हुआ यार, कि इस साल की टॉपर कौन है, इशिता किशोर, हाँ। इशिता ने टॉप कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। या फिर पिछले साल वो मिश्रा लड़की थी, सिर्फ क्या अभी नाम, तो 3-4 टॉपर्स हाँ तो लड़कियां ही हैं। हमारे में भी 3 टॉपर्स लड़कियां ही थी यार। वो पहले नंबर पे वो थी शुभ्रा सक्सेना, दूसरे नंबर पे कोई थी, और तीसरे नंबर पे वो किरण कौशल थी, चारों थी, तीनों मतलब वो। और किरण कौशल तो मैरिड थी, शी वाज हैविंग बेबी आल्सो, एंड शी वाज द टॉपर ऑफ हिंदी मीडियम टिल नाउ, और उसका 3rd रैंक था, ऑल इंडिया रैंक, बहुत बड़ी बात थी। ये चीजें हैं, तो लड़कियों के लिए वास्तव में, हाँ, ये मैं और कंटिन्यू करूंगा कि जिस दिन से उनका वाइफ का सिलेक्शन हुआ, 3 साल बाद मेरे हुआ, और उनका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद से वहां से बहुत सारी लड़कियों को फिर उनके घर वालों ने आगे भेजा दिल्ली में पढ़ने के लिए। मेनी ऑफ देम गॉट सिलेक्टेड, कुछ का डिप्टी एसपी में हो गया, कुछ का एसडीएम में हो गया, कुछ यूपीएससी में हो गई। तो आपके ऊपर ये दरोमदार निर्भर करता है कि आपसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको आप बिल्कुल निराश नहीं कर सकते। आपके आपके भाग्य के साथ बहुत सारी लड़कियों का भाग्य जुड़ा हुआ है। आपको देख करके बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सोचेंगे कि हाँ, हाँ, अब हम भी अपनी लड़कियों को भेज सकते हैं। समझ रहे? और मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि लड़कियां जनरली ज्यादा सिंसियर होती हैं लड़कों से। मतलब बिल्कुल। मेरा अपना बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं नहीं, ये सच है, मतलब आप अच्छा है, आपने एक्सेप्ट किया, मतलब गुड है, ये भी आपका बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन मतलब ये जनरली ऐसा सही है, हम लोग थोड़ा सा भटक जाते हैं, लड़के थोड़ा सा भटक जाते हैं। लड़कों को भटकाओ जल्दी आसानी से, लड़कियां थोड़ा सा डेडिकेटेड रहती, कमिटेड रहती हैं, बहुत अच्छे रहते सर पर लड़कियां इमोशनल ज्यादा हो हैं। जाती हैं। हाँ, इमोशनल ज्यादा होती हाँ, मेरे मम्मी पापा का कैसे करेंगे, कैसे, मतलब बहुत पढ़ाई से ज्यादा मैंने अक्सर देखा है कि जो लड़कियां होती हैं वो थोड़ी इमोशनल ज्यादा हो जाती है। हाँ, तो वो वहां पर उन्हें अपने आप को, जैसे कहते हैं, स्थित प्रज्ञ रखना है, हम्म, बैलेंस्ड रखना है, पहले गोल पे फोकस रखना है। हम्म, बाकी सारी चीजें तो तब ठीक कर पाएंगे ना हाँ, जब correct। सेलेक्ट होंगे। हाँ, हाँ, करेक्ट। नहीं तो ये तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। किसी को भी सोचना है कि नहीं, मेरे मम्मी-पापा को का ख्याल रखना है मुझे, मेरे पापा का ख्या मेरे भाई-बहनों का ख्याल रखना है। एक बात बता दूँ, जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, उनका ख्याल रखने के लिए 50 लोग और पैदा हो जाएँगे। आपको ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बहुत लोग आ जाते हैं। मतलब इतने फ़ोन आते थे उस समय, पीएनटी फ़ोन हुआ करता था मेरे घर में। मोबाइल फ़ोन तो तब छोटे-छोटे वो नोकिया वाले चला करते थे। तब वो मैंने भी 2 साल पैसे जमा करके तब नोकिया का मोबाइल फ़ोन खरीदा था। तो पीएनटी फ़ोन पे घर पे जो लगा था लखनऊ में, तो उसमें इतने फ़ोन आते थे, और सब रिश्तेदार, नातेदार सब पैदा हो जाते हैं। समझे? मतलब इस तरह की स्थितियाँ होती हैं, और आपके फाइनेंसर हो जाते हैं, आपको हर तरह से वेल विशर हो जाते हैं, आपको किसी से भी पैसा उठाना है आप दे दो। इनफैक्ट मेरे तो रूम पे पहुँच जाते थे लोग। मेरा चौथा अटेम्प्ट बचा था, मैं आईएएस की तैयारी में चाह रहा था कि मेरा पहला ऑप्शन मुझे मिल जाए। मेरी पहली चॉइस आईएएस थी, दूसरी आईपीएस थी। मैंने फॉरेन सर्विसेज तीसरे नंबर पे रखा था, क्योंकि मुझे बाहर नहीं जाना था, मुझे अपने देश में ही कुछ करना था। मैं इसलिए यहाँ पे करना चाहता था, इसलिए मुझे बाहर नहीं जाना था, मुझे रह करके तो अच्छा रहा मैंने नहीं भरा। नहीं तो पता चला जनरली वो लोग कहते हैं ना कि फॉरेन सर्विसेज भर दो, नहीं तो मुझे एक ने समझाया भी कि फॉरेन सर्विसेज तुम नहीं भर रहे हो, कोई फॉरेन सर्विसेज वाला अगर बोर्ड बैठ गया, या इंग्लिश मीडियम को चाहने वाली कोई आदमी बैठ गया, तो फिर तुम्हारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, इंटरव्यू में बहुत खराब नंबर मिलेंगे। लेकिन मैंने तो वही सोचा जो किया, और मेरा 99 रैंक था जनरल में, और जनरल में 103 तक फॉरेन सर्विसेज अलॉट हुआ था। तो मैं बच गया। नहीं तो मुझे फॉरेन सर्विसेज जाना पड़ता। हालांकि अब जो ग्लैमर तुम लोगों को अभी अट्रैक्ट करता है, वो मैंने अब बहुत ज्यादा एंजॉय कर लिया है। तो अब
इतने साल की सर्विसेज के बाद मुझे लगता है कि नहीं, फॉरेन सर्विसेज भी होना चाहिए था। लेकिन अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है इसमें, इस सर्विसेज में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। यू कैन गो टू फॉरेन और वहां पे हमेशा के लिए रह सकते हो, काफी लंबे टाइम के लिए रह सकते हो। फॉरेन का एक्सपीरियंस वैसे लोगों का यही है कि 3-4 साल मैक्सिमम अच्छा लगता है, उसके बाद हर आदमी अपने देश में लौटना चाहता सर वो मिट्टी बुलाई है। लेती है। हाँ, सही बात है। सर एक दो क्वेश्चंस बच्चों से हाँ, ले लेते हैं, आप लोग बहुत पूछो। सारे बच्चे मुझे ना ऐसे आतुर से लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मैं लेकिन 2 मतलब ज़्यादा सवाल मत पूछना यार, क्योंकि टाइम कम रहता है ना। हाँ, बता ना। हाँ, अपना नाम और कहाँ से हो वो बताओगे, और पता बता दो। नाम बिहार से बिलोंग। बिहार में कहाँ? मधुबनी, यस ठीक। सर। और आपके साथ सर मैं कंफर्टेबल इसलिए हो गया कि कल्चर हमारा हाँ, बिल्कुल यार। और दूसरी बात ये सर कि आपका नाम अतुल शर्मा है, आप वाकई सर अतुल्य इंसान है। अरे मेरी मैम तो अद्भुत इंसान नहीं सर। मैम तो है ही है यार, हम भी इनके फैन हैं। सर मेरा क्वेश्चन ऐसे हम ये क्वेश्चन आपसे पर्सनली पूछते हैं, मौका हाँ, हाँ। सर हेल्थ और जो है सो क्या कहते हैं वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन और सर क्या क्या चीज करते अभी तुम केवल तैयारी करो, मेहनत करो। एक बार पहुंच जाओगे ना, तुम्हें मुझसे पूछना ही नहीं पड़ेगा क्या क्या करना है, सब कुछ खुद ही कर लोगे। इतना इतना तुमको जानकारी हो जाएगी। तुम अभी एक काम तुम्हारे दिया गया है, भगवान ने दिया है, घर वालों ने दिया है, बस उसमें लगो, अपनी पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, और फिर उसके बाद मेरे जैसे नहीं, बहुत सारे लोग तुमको गाइड करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कोई आएंगे तुम्हारे पास, कहेंगे शादी कर लो मेरी बेटी से, मैं तुमको सब गाइड करता रहूंगा। ऐसे होगा जनरली। मैं देखो, ये भी आयरनी है कि मतलब इस तरह से लोग जाते हैं और कहते हैं नहीं मेरी बेटी से शादी कर लो। आप लोगों को ये धारणा चेंज करनी है, चेंज हो रही है, आप लोगों को चेंज करना है, ठीक है। और बड़ी बड़ी नीलामी लेकर के जाते हैं, वो सब आप लोग ही तोड़ोगे, ठीक है ना, ठीक है। हालांकि मेरे जवाब से तुम सेटिस्फाई नहीं होगे, क्योंकि मैं भी सेटिस्फाई नहीं होता इस लेवल पे, मैं भी सेटिस्फाई नहीं होता। मुझे भी मतलब बस ये था कि नहीं मेरे सवाल का जवाब मिले, ये सब चीजें ना बताई जाए। खैर, नमस्ते लेकिन सर सच तो यही है सच यही है कि अभी आपके पास एक काम है और एक आपको काम है, वही बस वही करना करना है, है। और उसी से ऐसा है ना, एक चाबी है जिससे सारे ताले खुल जाएंगे। हाँ, कई बार लोग पूछते हैं कि मैं रूम में जाके क्या पढूं, क्या ना पढूं। जो क्लासरूम में चल रहा है उसका आगे और पीछे का पढ़ लो, और क्लासरूम का पढ़ लो, बस इतना पर्याप्त है। सबसे पहले क्लासरूम वाला पढ़ो, जो क्लास में टॉपिक चल रहा है, उसके बाद क्लासरूम के आगे और पीछे का, इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं। तो मेरा नाम अनमोल त्यागी है और मैं हाँ, गुड। टाउन से हाँ, मैं रहा हूँ बुलंदशहर में कुछ। तो सबसे पहले मैं डर लग रहा था कि आईपीएस अधिकारी हैं, गुस्से वाले होंगे, कैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बट हाँ। आपने थोड़ा माहौल इस तरीके कर हाँ, दिया हाँ। कि मैं पूछ सकता हूँ। सर मेरा एम है आईएएस बनना, क्योंकि आईएएस के पास अपॉर्चुनिटी हर फील्ड में वर्क करने की कैपेसिटी अच्छे से होती है, मगर कभी कभी मन करता है कि यार वर्दी भी होनी चाहिए। वर्दी के बिना वो मन जो मजा है ना, वो सर्विस में नहीं आ पाता। जैसे आपने भी कहा था कि मुझे आईएएस बनना था, आईपीएस भी मुझे मिल गया, मैं बीच में अटक जाता हूँ। मुझे श्योर है मैं कर लूंगा, विश्वास है अपने आप पे, क्योंकि मेरा एम ही ऐसा है, मैं कर लूंगा, मुझे विश्वास है, मगर घबरा जाता हूँ कि आईएएस बनूं आईपीएस बनूं, कभी वहां पे जाके अटक जाऊं। देखो, दोनों सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। आईएएस और आईपीएस का अंतर मैं तुम्हें बता देता हूँ। दोनों सर्विसेज में अलग अलग चीजें हैं। आईएएस इज डेफिनेटली मोर पावरफुल देन आईपीएस, डेफिनेटली मोर पावरफुल, और मेनी टाइम्स पावरफुल। ये उस सर्विस की खास बात है। आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है, बहुत सारे सेक्टर्स में काम करने का मिलता है। पुलिस सर्विसेज में आपका लिमिटेशन हो जाता है, हालांकि अब तो यहाँ पे भी चेंज आने लगे। पुलिस सर्विसेज का क्या है कि आपको ग्लैमर मिलता है, आपको पावर मिलती है, पावर मतलब तत्काल जो रिलीफ दे सकते हैं। ये इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप 24 घंटे किसी को रिलीफ देने की स्थिति में होते हो, क्योंकि पुलिस के थाने पे कभी ताला नहीं लगता। तहसील के दरवाजे पे तो ताला लग जाएगा, वहां पे फाइल सुबह साइन होगी। हमारा थाना हर समय खुला रहता है, और मैंने ऐसी ऐसी हेल्प कराई है रात के 2 बजे 3 बजे, तो उस तरह की चीजें हों मतलब। और एक पुलिस ऐसी जगह है जिससे हर व्यक्ति अटैच रहना चाहता है, तो डॉक्टर्स वगैरह है, एडवोकेट्स वगैरह है, सब जगहों से मेरी अच्छी पहचान है, आपकी भी हो जाएगी। तो दोनों सर्विसेज की अलग अलग खास बातें हैं। अगर आपको ग्लैमर चाहिए, आपको चकाचौंध चाहिए, आपको लगे कि लोग दूर से आपको पहचान लें, ठीक है, तो वो एक अलग की बात होती है। मतलब ये मैं कुछ और हूँ, लेकिन ये मैं कुछ और हूँ ना, दोनों में अलग है ना। तो वो एक अलग चीज होती है, तो उस चीज का ध्यान रखो। तो आईएएस इज डेफिनेटली मोर पावरफुल, और इसीलिए मेरी वो पहली चॉइस थी। लेकिन आईपीएस इज वेरी नाइस सर्विस, मैंने बहुत एंजॉय किया है,
बहुत सारे लोग कंप्लेन भी करते हैं कि नहीं इसमें टाइम नहीं मिलता, फैमिली टाइम नहीं मिलता और रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, बहुत सारी चीजें नहीं मिलती, अपने आप पर्सनल एंगेजमेंट नहीं कर पाते, आप शादी ब्याह में नहीं जा पाते। लेकिन एक बात है ना, कहीं भी आप कुछ भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, लेकिन जिन चीजों को से आप वंचित रह जाते हो वो सारे लोग आपकी केवल एक इसी पोस्ट की वजह से बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि हाँ। उनका टेक केयर करने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं और वो हो जाता है ऑटोमेटिक। बस आपके अंदर वो क्षमता भी होनी चाहिए। केवल आईपीएस बनने से काम नहीं चलेगा, आईएएस बनने से काम नहीं चलेगा, वो थोड़ा सा फिर आगे की तैयारी होती है, आपको उतना सर वो उसके बाद हाँ वो उसके बाद की बात है, फिर बताएंगे। सेलेक्ट हो जाओ फिर बताएंगे। हाँ सिलेक्टेड लोगों का अलग से क्लास लेता हूँ मैं। हाँ अनअकैडमी पे आपका इंटरव्यू देखा था, तो आपने बताया था कि आपके जीवन में एक ऐसा इंपॉर्टेंट केस आया था, उसमें ये हुआ था कि एक बच्चा चोरी हो गया था, मतलब किडनैप हो गया था, सॉरी, किडनैप हो गया था। और जो था वो हाई कोर्ट के जज इसका कुछ हाँ, इन्वॉल्वमेंट हाँ, था, तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर था। हाँ तो वहां पे जाके मुझे ऐसा लगा उस पॉइंट पे जब आप ये कह रहे थे कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस था, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं आईएएस या आईपीएस बन जाता हूँ तो जब मेरे ऊपर जब ऊपर से प्रेशर आएगा, मेरे पास दो केस आए कि एक चोरी हो गई है, चीफ जस्टिस का फोन आया कि चोरी हो गई है, और एक फोन आया है उस लड़की है बेचारी, उसकी साथ गलत काम होने वाला है, तो मैं कौन सा काम सबसे पहले देखो, चुनूंगा? जिस जिले की मैं बात कर रहा था वो प्रयागराज जनपद है, लखनऊ हाँ का, जी। यूपी का सबसे बड़ा जनपद है, 70 हाँ जी। लाख की पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के हिसाब से। हाँ जी सर। और वहां पर मेरे पास पुलिस कर्मियों की जो मेरे नीचे काम करते थे, कितनी संख्या होगी सोचो, लगभग 1000, 2000, 3000, 4000, 15000 थी। हाँ जी। तो 15000 में मैंने 10 इस काम में लगा दिए, 10 उस काम में लगा दिए, ठीक है। 10 मतलब ये तो आपको देखना पड़ेगा, ये मैन मैनेजमेंट तो आपको देखना पड़ेगा, और तैयारी करोगे सब कुछ आ जाएगा। बिल्कुल। आप जब टाइम मैनेजमेंट करते हो तो यही तो देखते हो ना कि जिस पोर्शन में ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं उसमें ज्यादा लोग लगाते हो, ज्यादा टाइम लगाते हो, ज्यादा सिंसियरिटी लगाते हो, वही वहां करना है। 10 आदमी इधर लगा दिए, जो केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है 20 लगा दिए, उसमें अपने इंटरेस्ट के ज्यादा टाइम बढ़ा दिया। इस वाले काम में थोड़ा सा चोरी वाला निश्चित रूप से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। हाँ चीफ जस्टिस का इसलिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो भी वो उससे तो कम इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर वो बच्चे का मर्डर हो गया होता तो पूरा स्टेट मेरे पीछे पीछे पड़ जाता। बिल्कुल वो पब्लिक वहां की बैंड, मतलब वो मीडिया बैंड बजा देती है, बजाया भी है कई बार ऐसा भी होता है, रिसीविंग एंड पे आप रहते हैं, होता है, कई बार हो चुका है। पॉलिटिकल प्रेशर जो होता है सर, ये होते हैं हर जगह होंगे, नहीं हर जगह होते हैं, बात की बातें हैं। नहीं बिल्कुल सही है, वो ध्यान रखो इस चीज को, मैम ने बिल्कुल सही कहा, बनने की कोशिश करो, पहले उस पे आ जाओ। हर जगह प्रेशर मिलेंगे, और जब टॉप पे जाओगे तो प्रेशर मिलेंगे नहीं। अगर प्रेशर की आदत नहीं है तो नीचे बैठे रहो, क्या करना है, आराम से बढ़िया लाइफ तो चल रही है, पापा मम्मी खिला रहे हैं यार, क्या दिक्कत है इससे अच्छी लाइफ क्या है। या कोई छोटी जॉब कर लो, सुनो, कोई छोटी जॉब कर लोगे तो प्रेशर नहीं मिलेंगे, अगर बड़ी प्रेशर लेना है, अगर बड़ी जॉब करोगे तो प्रेशर तो आएंगे, और बड़े प्रेशर आएंगे हर जगह। हेलो सर, हीरा बनना तो आना ही पड़ेगा ना प्रेशर में। करेक्ट हाँ, वो ठोकर तो खानी पड़ेगी। मेरा नाम सुदीक्षा और मैं राजस्थान से हूँ। थोड़ा और तेज बोलो, माइक लगा करके यहाँ से, मेरा और नाम पास मेरा नाम सुदीक्षा है और मैं राजस्थान से हूँ, हाँ। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। और मेरा ये क्वेश्चन है, अभी मैं सिर्फ 17 साल की हूँ, हाँ और आपने अभी जैसे बोला आपका ऑप्शनल हिस्ट्री था और पबमेट था, बट अभी मैंने मतलब साइंस ली थी क्योंकि मुझे बायोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं है, हाँ तो मैथ्स था, मैथ्स लिया था हमने। अभी इन्वायरमेंट भी पढ़ना पड़ता है, बायो का भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है ऑफकोर्स, क्योंकि वो नहीं पढ़ना था इसलिए वो लिया था। अभी पढ़ना तो पढ़ रहे हैं, फिर अभी समझ नहीं आती कि ऑप्शनल लेना क्या है। देखो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि जीएस की पहले अच्छे से तैयारी करो। अब तो जीएस और भी बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा ठीक है। पहले हमारे टाइम में तो जीएस का एक पेपर होता था, अब तो 2 पेपर हो गए हैं। आप जीएस अच्छे से पढ़ो, थोड़ा टाइम दो, अभी आपकी कोई एज नहीं है, आप तो 4 साल बाद अटेम्प्ट देने लायक स्थिति में होगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ 2 साल से 3 साल के अंदर जब तक तुम एलिजिबल नहीं होगी ना, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि तुम्हें ऑप्शनल क्या लेना है, एग्जैक्टली। तुम्हें पता चल जाएगा, इसकी चिंता ही मत करो। 6 महीने तो पहले जीएस पढ़ो, उसके बाद सोचो कि ऑप्शनल लेना क्या। अभी केवल जीएस पढ़ो, जीएस में इतने सब्जेक्ट हैं, तो इतना बड़ा टॉपिक है, और अब ऑप्शनल तुम्हारा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रह गया। हमारे टाइम में रहता था, मेरे पपैट में बहुत अच्छे नंबर थे, और हिस्ट्री में भी बहुत अच्छे नंबर थे, बहुत अच्छे थे नहीं, अच्छे नंबर थे, तो मुझे जीएस में मेरे नंबर खराब रह गए। अगर मेरे जीएस में थोड़ा अच्छे नंबर आ गए होते ना, तो मैं तो कहीं और होता ऐसा रहता है, ठीक है। तो अभी केवल तैयारी करो उसके जीएस की, थैंक यू कुछ दिन में खुद ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट, हाँ सर व्हेनेवर यू आर रेडी तब हाँ, हम ऑफ कर देंगे सर। अभी तो रेलेवेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इररिलेवेंट भी आ जाते हैं बीच बीच में। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। हाँ, और सर मेरा जो आपसे मतलब कि मैं सर आपने एक बात बोली थी अभी थोड़ी देर पहले कि जिसका सिलेक्शन हो जाता है वो किसी देवता से कम नहीं होता। हाँ ऐसे ही लगता है। हाँ जी सर, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर से क्वेश्चन पूछ रही हूँ।
वैसे तो मेरी पूरी परवरिश सीआरपीएफ कैंपस पे हुई है क्योंकि मेरे पापा जी सीआरपीएफ में हैं बहुत अभी। बढ़िया। हाँ जी। तो सर बचपन से ही मेरा सपना था कि मेरे में वर्दी हो और मैं आईपीएस बनना चाहती थी गुड। बिकॉज कि मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से हुई है। तो वहाँ पे जो चीफ गेस्ट आते थे वो हमारे आईजी सर होते थे। तो जब मैं छोटी थी 1-2 क्लास में तो मुझे लगता था ना कि भाई वर्दी होना चाहिए, एक बार आईजी बन जाओ तो फिर आप स्टेज में जाकर के झंडा तोलन करोगे। हाँ सही है। हाँ जी। फिर जब मैंने पढ़ना स्टार्ट करा कि भाई कम टू आईपीएस। द क्वेश्चन प्लीज। अच्छा ठीक है सर। सर जैसे कि मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, रांची से, ठीक है, हाँ, और मैं मुंडा कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। अच्छा गुड। हाँ जी। तो सर जैसे कि मुंडा कम्युनिटी में हो गया या फिर अदर ट्राइबल कम्युनिटी में हो गया तो उनमें पुलिस का डर बहुत ज्यादा होता है। हाँ, ठीक है कि आदिवासी लोग जो होते हैं वो डरते हैं पुलिस से बहुत गरीब लोग ज्यादा। हर जगह सताए जाते हैं, सच बात है। हाँ आगे जी बताओ। सर। तो सर जैसे कि मेरा है कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, पर जो मेरे पास जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था वो साइंस था, ठीक है। पर सर मेरे पास साइंस था बट मेरे पास मैथ्स नहीं था। और सीसेट वाला जो पोर्शन है जो प्रीलिम्स में आता है, मुझे इस चीज से बहुत डर लगता है, ठीक है। तो मैं सीसेट को सर छोड़ करके अगर मान लो कि मैं जैसे कि जीएस का पेपर बहुत अच्छा करती हूँ पर भी सीसेट में मुझे क्वालिफाई तो करना ही होगा, पर जो मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन है अगर मैं उसमें थोड़ा कम ध्यान दे करके जैसे कि हमारा इंग्लिश का पोर्शन है उस पे मैं ध्यान देती मैं हूँ। सवाल तुम्हारा समझ गया। हाँ जी। थोड़ा कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करो। मैथ मेंस में तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत आएगी बेटा, क्योंकि वो मेंस में क्या होता है, मेंस में कम शब्दों में लिखना पड़ता है ना। तुम्हारी बात में इतनी देर में तुम कंप्लीट नहीं कर पाई, मुझे समझ में आ गई। तुम्हारा सवाल लगभग वही है कि मुझे वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है और उसके बावजूद भी मुझे उसकी तैयारी करनी पड़ रही। तो सिंपल सवाल वही है, लगभग इसी की तरह का है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, अभी आपकी एज 20s के आसपास होगी। 20s में कितनी है? 19। तो अभी आपके पास भी 2 से 3 साल हैं। ये सर्विस वही बता रहे हैं ना, आप उस सर्विस की तैयारी कर रहे हो जो आपको कंट्री की हाईएस्ट जॉब दिलाएगी। तो मेहनत तो वैसे ही करनी पड़ेगी यार, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये नहीं पढ़ूंगा या मैं ये नहीं पढ़ूंगी या इसको नहीं करूंगी। अगर कल को कोई आप डीएम बन जाती हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाती हो, जाके रांची की डीएम बन जाती हो और वहां पर कोई आपके पास एप्लीकेंट आता है और कहता है कि मैडम ये हमारी रिक्वेस्ट है और ये एप्लीकेशन हमारी देख कर इसका सॉल्यूशन बताइए, तो आप कहोगे अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन से रेगुलेशन के तहत ये कवर होता है। वो तो मानेगा ही नहीं, तो वो तो सिचुएशन खराब हो जाएगी ना। तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और ये जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है, आगे और टफ होगी। ये नहीं कि आसान है। अभी आपके सिलेक्शन तक की जर्नी जितनी टफ है उससे आगे जर्नी और भी ज्यादा टफ होती। बस ये है कि उस समय ल्यूक्रेटिव सी बहुत मिलते हैं, बहुत सारे आपको सपोर्ट सिस्टम मिलते हैं, बहुत सारी लग्जरीज मिलती हैं आपको, तो आपको मजा भी आता है करने में। क्योंकि कब जब आप काम करते हो उसके बदले में आपको कुछ मिलता है तो आपको मजा आता है ना, तो वो चीज है भाई। डीएम की गाड़ी में बैठोगे तो मजा तो आएगी ही ना, आएगा, सॉरी मजा आएगा। थैंक यू। हाँ नेक्स्ट। जय हिंद सर। हाँ जय हिंद सर मेरा नाम सौरभ है, मैं प्रयागराज से हूँ। हाँ प्रयागराज। सर हाँ बस प्रयागराज मुझे में कहाँ से? सर क्या कहते हैं कि सिविल लाइंस वाले एरिया से। सिविल लाइंस, करेक्ट। सर बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस से हमें कुछ गाइड करें कि हमें क्या लैंग्वेज बैरियर होता है, या फिर जैसे आप हिंदी मीडियम से हैं तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं हिंदी में बात करूंगा वहाँ पर तो मेरे लिए शायद मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे या फिर ऐसा कुछ। तो मैं बताता हूँ। देखो इंग्लिश के लिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के बीच में समस्या तो रहती है और बड़ी समस्या रहती है। कोइंसिडेंटली मेरे साथ नहीं थी, मेरी बातचीत में भी तुम लोगों ने देखा होगा मैं इंग्लिश के शब्द काफी प्रयोग करता हूँ, क्योंकि मैंने शुरुआत में मैंने बीएससी किया है जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से और मैंने बीएससी लिखा था इंग्लिश मीडियम में, लेकिन आई वाज नॉट इक्वली कंफर्टेबल फॉर यूपीएससी। तो मैंने इसलिए यूपीएससी में हिंदी मीडियम में अटेम्प्ट किया, लेकिन मेरी इंग्लिश ठीक ठाक थी और मुझे ये लगता है कि जिसको भी इधर जाना है वो अपनी इंग्लिश में मेहनत कर ले। वो 12th फेल देखी तुमने? 12th फेल देखी है? टेररिज्म और टूरिज्म का फर्क समझते हो? तो ये होता है और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साथ बहुत होता है। बहुत बड़ी संख्या में हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की कॉपी केवल इसलिए चेक नहीं होती है क्योंकि वो इंग्लिश का पेपर फेल कर जाते हैं। और अगर उतनी इंग्लिश आपने सीख ली तो आपको इंटरव्यू में भी अगर वो शुरुआत करते हैं तो आपको तैयार रहना चाहिए इस बात के लिए। मुझसे नहीं पूछा गया इस तरह सा कुछ, लेकिन अगर पूछा भी गया तो मुझे ध्यान नहीं होगा क्योंकि मेरी मसल मेमोरी में ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश से डर जाऊं। कई बार मसल मेमोरी में होता है ना कि आपसे पूछा जाए कुछ और आप एकदम से डर गए, कॉशियस हो गए। तो इंग्लिश के लिए मैं कॉशियस नहीं होता हूँ। दे स्टार्ट आस्किंग मी इन द क्वेश्चंस इन द इंग्लिश, आई विल रिप्लाई। ठीक है, तो ऐसा है। तो आपको भी थोड़ी बहुत तैयारी करके जानी पड़ेगी। अभी थोड़ा टाइम ले लो, कोई ऐसी बात नहीं है। तुम लोगों की जितनी एज है उसके बाद ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। टाइम ले लो
परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये बात ध्यान रखना कि 3 से 4 साल कड़ी मेहनत के बाद ही तय सिलेक्शन संभव है। इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप जिस सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत बड़ी सर्विस है। आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, तो किसी ऐरे गैरे को जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। जो छोटी-छोटी चीजों से डर जाए कि मैं मैथमेटिक्स नहीं कर पाऊंगी, मैं बायोलॉजी नहीं कर पाऊंगी, मैं इंग्लिश से डर जाऊंगा, ये तुम्हारा ही सवाल नहीं है, ये सबके सवाल है। तुम लोग बल्कि ज्यादा हिम्मती लोग हो जिन्होंने सवाल यहाँ पूछ लिए। मैं तो सवाल पूछ भी नहीं पाता था मुझे डर लगता था कि सबको मेरी कमजोरी के बारे में पता चल जाएगा। तुम लोग हिम्मत वाले हो, इनफैक्ट तुम लोग उन लोगों से आगे हो जिन लोगों ने ये सवाल नहीं पूछे, समझे? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं सवाल नहीं पूछ पाता था। मैं अक्सर क्या करता था, क्लासरूम से निकल के फिर पीछे पीछे जाता था कि अलग से पूछ लूंगा तो मेरी कमजोरी के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा, तो मैं शेयर रहूंगा इस तरह से। तो आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये भी बता रहा हूँ बहुत मजा आएगा। मैं तुम्हें वो एक्सपीरियंसेस नहीं बता सकता, बहुत मेरी ठीक ठाक सर्विस हो गई तो मैं तुम्हें वो एक्सपीरियंसेस नहीं बता सकता, इतनी बड़ी संख्या में है। जो मतलब एक आम बैकग्राउंड से जो लड़का आता है उसके लिए बहुत कुछ है, इतना है कि आप सोच नहीं सकते, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, दिल्ली। मेरा भी ये सिर्फ डाउट है, आपके सारे बातों से मुझे सारे डाउट्स तो क्लियर हो गए, बस हाँ। एक चीज मैं चाहती हूँ पूछना कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठते हैं तो हमारे को सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम्स के टाइम पर हमारे को कैसे प्रेशर को हैंडल करना चाहिए? देखो लाइक वेरी डिफिकल्ट। मैं बताता हूँ, बैठो। देखो, मैंने अभी इसका सवाल का उत्तर दे दिया था। आप टेस्ट सीरीज कायदे से प्रिपेयर करो। टेस्ट सीरीज अगर आप कायदे से दे लिए तो आप वो प्रेशर आपको आएगा ही नहीं। मैंने अपना एक अटेम्प्ट ऐसे दिया था जो सिचुएशन आप बता रही हैं, मैं बहुत प्रेशर में था और मुझे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के मैं मेंस का पेपर लिख रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरी टेबल जो है वो ऊंची नीची हो रही है, मेरा पेन ठीक से नहीं चल रहा है, बाहर सड़क पे जो गाड़ियां चल रही थी उसका शोर समझ में आ रहा था, सुनना ही दे रहा था, मुझे लग रहा था बहुत शोर हो रहा है, ये सब हो रहा है, वो सब हो रहा है, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे ये सब सुनाई पड़ रहा था। अगले साल जब मैंने वही उसी जगह के लगभग उसी एनवायरनमेंट में अपना एग्जाम दिया, मुझे कुछ नहीं पता चला। 3 घंटे में केवल लिखता रहा क्योंकि मुझे प्रिपरेशन अच्छी थी, मुझे पता ही नहीं चला, इतना कंटेंट था कि टाइम ही नहीं पता ही नहीं चलता। तो वो कंटेंट इसलिए प्रिपेयर हो पाया क्योंकि हम टेस्ट सीरीज दे चुके थे और हमने 25, 30, 40, 50 टेस्ट लिख दिए थे और फुल टेस्ट लिखे थे। तो पहले से हम चूंकि पसीना बहा के गए थे तो खून नहीं कम बहा। हाँ, खून कम बहाना पड़ा, सच बात। मैं ऑलरेडी आई गेव 2 अटेम्प्ट्स। तो सर मैंने जैसे CSAT 23 में भी दिया था जैसे प्रीलिम्स का, तो CSAT में मुझे फेस करना पड़ा कि उस कुछ ऐसे सम्स थे जो मुझे घर पे बहुत अच्छे से मैंने प्रैक्टिस किया, बट ड्यूरिंग टाइम ऑफ एग्जामिनेशन तो लाइक थोड़ा सा कम उस रह time गया, पे- थोड़ा सा कम रह गया इसका मतलब। यस मेरा भी तीसरे अटेम्प्ट में हुआ, हो सकता है तुम्हारा भी हो जाए, लेकिन तैयारी करके जाना पड़ेगा, ठीक है? बहुत अच्छे से। तैयारी करके जाना पड़ेगा, बिना उसके नहीं होगा। कम तैयारी रहेगी, सिलेक्शन का मतलब ये है कि आपकी तैयारी में थोड़ी सी कमी रह गई है, तो वो आपको लग के रखना पड़ेगा। तैयारी और करिए, अभी आपके पास समय है, ऐसी बात नहीं है। यूपीएससी ने जनरल के लिए 32 साल तक रखी है ना, तो वो सोच के रखी होगी, ठीक है? आप दिल्ली से हैं तो हो सकता है आपका 26-27 में हो जाए, 28 में हो जाए। कुछ रूरल बैकग्राउंड के लोगों के लिए 32 रखी होगी, कुछ तो सोच के रखी है। 6 अटेम्प्ट दिए तो कुछ सोच के दिए ना, आप उस पर स्टिक करिए। बस ये है कि बिना तैयारी के एग्जाम मत दीजिए। अटेम्प्ट बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, बहुत कीमती होते हैं, पता नहीं चलता अटेम्प्ट कब निकल जाते हैं। हाँ, थैंक यू सर। आई थिंक वी आर डन। हाँ, गुड आफ्टरनून। सर मेरा नाम प्रणति है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। हाँ। सर एक क्वेश्चन है कि हमें मटेरियलिस्टिक पावर का सिविल सर्विसेज की अंदाजा होता है, गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, एक्सेट्रा। सर बट जो रूरल रियलिटीज है, जो एक्चुअल पावर है फॉर द चेंज, वो हमें इतना आइडिया नहीं रहता। सर अगर आप अपने एक्सपीरियंस फिर से बताओ, एक्चुअल पावर का मतलब कैसे चाहते सर, हैं? जैसे हम कैसे एक्चुअली हेल्प कर सकते हैं लोगों की, उनको हाँ। कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, वो सर हमें आइडिया कम होता है। तो के लिए एक्चुअल जो वास्तव में बात सही है, मटेरियलिस्टिक चीजें हम लोग देखते हैं, सब चीजों के बारे में ध्यान रखते हैं, ये डेफिनेटली है। लेकिन आप वास्तव में जिस जगह पे बैठे होते हैं, जैसे हम लोग की सामान्य दिनचर्या होती है, मैं तुम्हें वहां से स्टार्ट करता हूँ। 10 बजे से हम लोग ऑफिस में बैठना होता है और लगभग 12 बजे तक हम लोग वो सारी कंप्लेन सुनते हैं, उसके बाद ऑफिस की फाइल्स निपटाते हैं। वो जितना पूरा का पूरा पैटर्न है, पहले 10 से 12 के बीच में कम
प्रयागराज में तो मेरे पास बहुत ज्यादा लोग आ जाते थे। जनरली एक छोटे डिस्ट्रिक्ट में भी 50 से 60 लोग 2 घंटे में आते हैं, और वो 50-60 लोगों में से अगर आपने 5 से 6 लोगों की भी मदद ठीक से कर दी ना, पता चलता है। मुझे कई लोगों ने बाद में फोन करके सरकारी नंबर बताया कि सर मेरा केस 16 साल से पेंडिंग था, मेरी आपने मदद की है, आपने एसएचओ साहब को बोल दिया, वो एसडीएम उनके लेखपाल के साथ वहां चले गए, मेरा काम हो गया, तहसीलदार हो गया, मैं कल गुड़ और चना लेके आपके पास आ रहा हूँ। आप ऐसे 2 से 3 काम डेली करा दीजिए ना, पूरी जिले में मैसेज चला जाता है कि अगर इनके पास पहुंच गए तो ये बिना अटेंड किए नहीं छोड़ेंगी, ठीक है। और ये बहुत सीरियसली उस चीज को लेती हैं, तो डाउन दी लाइन पूरा एक मैसेज चला जाता है। आपके जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उसी सिंसियरिटी से काम करते हैं, जिस सिंसियरिटी से आप अपनी एप्लीकेंट की बात सुन रहे हैं। तो आपको एक ही दिन में कम से कम 50 से 60 लोगों की मदद करने का मौका मिलता है, इतना ही बहुत है। पूरी दिनचर्या में बताऊंगा तो और भी बहुत सारे मौके आते हैं। आपके पास फोन आते हैं, दिन भर में कम से कम 50-60 फोन आएंगे, 100-200 फोन आएंगे, 500 फोन भी आते हैं। प्रयागराज में मेरे पास दिन में कम से कम 4-5 हजार फोन आते थे, सारे अटेंड भी नहीं हो पाते थे, कट जाते थे। एक मिनट में 10-10 फोन आते थे और कट जाते थे, उसमें से 2 या 3 रिसीव हो पाते थे, ऐसे फोन होते थे। तो मतलब ये समझो कि मेरे पास एक सीयूजी नंबर था, सरकारी नंबर एसएसपी प्रयागराज का, उसकी फॉरवर्डिंग लगी थी पीआरओ के नंबर पे, पीआरओ की फॉरवर्डिंग लगी थी उसके अपने पर्सनल नंबर पे, ताकि अगर इधर से कॉल मिस हो तो उधर चली जाए, उधर से मिस हो तो उधर चली जाए, अगर बिजी रहे तो। लेकिन उसके बावजूद ऐसी स्थिति होती थी कि कई बार मैं अपना सरकारी नंबर मेरे पास पीआरओ लेकर के आया कि सर आप कॉल आया है, इनसे बात कर लीजिए, जस्टिस साहब हैं। दूसरी तरफ से कॉल आया कि नहीं सर वो डीएम साहब का फोन आ रहा है, वो दूसरा फोन लेके आ गया, मैं इसी पे बात कर रहा हूँ, अभी डीएम साहब का फोन आ गया। तीसरा सिचुएशन वो आता है कि नहीं सर वो एक जगह पे कुछ मारपीट हो गई है, जरा देख लीजिए, उसका तीसरा फोन भी आ गया। और चौथा पीएनटी जो सामने रखा हुआ टेबल वो भी बज रहा है। तो आपको एक टाइम पे 4-4, 6-6 मौके मिल रहे हैं विद इन टाइम। तो अगर आप उन्हीं को सीरियसली अटेंड कर लोगे तो डाउन दी लाइन मैसेज चला जाता है। और मैसेज एक बार अच्छे से गया ना तो फिर आप अकेले काम नहीं करते हो, पूरा डिस्ट्रिक्ट काम करता है आपके लिए। और डिस्ट्रिक्ट जब काम करेगा तो रियल चेंज दिखेगा। अकेले काम करने से तो कभी नहीं बनेगा, टीम बनानी पड़ेगी आपको, टीम को ये मैसेज देना पड़ेगा कि आई मीन बिजनेस, ठीक है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आप बताएं ये सही है ना? बिल्कुल परफेक्ट सर, यही होता है। और साथ के साथ है ना पायस जॉब है ना पुलिस। आप उस वक्त सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस के समय पे व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, सबसे ज्यादा दुखी है, सबसे ज्यादा विक्टिम है, सबसे ज्यादा उस वक्त पे वो फंसा हुआ है, पुलिस वहां आके रेस्क्यू करती है। सो इट्स लाइक अ वेरी पायस जॉब। मुझे तो रात में भी फोन करते थे, मैंने ये लगा रखा था कि अगर मैं अपना फोन कॉल नहीं अटेंड करूं, क्योंकि मेरा पर्सनल नंबर पे बहुत मैसेज आते थे। मैं जिस समय वहां गया था प्रयागराज में, तो वहां कुंभ का टाइम चल रहा था और कुंभ में करोड़ों लोग आए थे। तो बहुत सारे नॉन पुलिसिंग के काम आते हैं कि यार मेरी बच्ची का मतलब मेरे सारे लोग जा रहे हैं, फैमिली के लोग जा रहे हैं कुंभ में, उनके लिए अरेंजमेंट कर दो, रहने का अरेंजमेंट कर दो, होटल में करा दो, टेंट सिटी में करा दो, उनके साथ एक गाड़ी लगा दो, ड्राइवर लगा दो, एक गनर की डिमांड आती है, गनर भी लगा दो। इस तरह से होता था, गनर की डिमांड कराते थे। कई लोग ये कहते थे मिड सेशन में ट्रांसफर होकर के आए तो कहते उस स्कूल में एडमिशन करा दो, इस तरह की बातें आती थी कि स्कूल में एडमिशन करा दो। मैं उसमें भी करता था। तो डेली बहुत सारे मैसेजेस आते, बड़े बड़े लोगों के मैसेज आते थे, गवर्नर्स सीधे बात करते थे। मतलब सोच रहे हो आप ऐसी जॉब में जा रहे हो जहाँ गवर्नर्स आपसे सीधे बात करते हैं डायरेक्ट, मतलब ये नहीं कि उनका कोई आदमी पहले फोन कर रहा है पीए फिर उस तरह से, ऐसी जॉब पे आप जा रहे हो। और ये तो वो है जो मैंने अभी तक अचीव किया है। आप जब पहुंचेंगे तो 1/3 सर्विस के बाद आप लगभग इतना अचीव कर लेंगे, अभी तो 2/3 बाकी है, इसके बाद तो पता नहीं और कितना मिलेगा। हो सकता है एक दिन पीएम साहब भी सीधे बात करें। हाँ, और क्या, आप उनके क्लोज हो जाओगे तो बिल्कुल करेंगे। मैं पीएम साहब से 3 बार मिला और ही वाज वेरी नाइस। मैं कई बार लोगों को कंफ्यूजन्स होते हैं उनके बारे में, मैं उनका बताता हूँ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। मैंने उनको देखा कि उनका जो आदमी को समझने का तरीका है, आदमी को हैंडल करने का तरीका, वो बहुत नायाब है। वो इलाहाबाद आए थे, प्रयागराज आए थे, तो वहां पर उन्होंने क्या किया, वो वहां से एक हेलीकॉप्टर से उनको दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठना था। तो जनरली डिस्ट्रिक्ट के सारे ऑफिसर्स जाते हैं वहां, कमिश्नर है, आईजी है, डीएम है और एसएसपी सब जाते हैं वहां पे। तो उनको बस इतना करना था कि हेलीकॉप्टर से उतर के दूसरे हेलीकॉप्टर में जाना था। व्हेन ही वाज गेटिंग डाउन, वो फोन कॉल पे थे। फोन कॉल पे जब वो थे तो वो अचानक क्या हुआ कि हम लोगों की लाइनअप थी, हम लोग खड़े थे और वो आए हमारे सामने। तो ही वाज पीएम। वो ये भी कर सकते थे कि हाँ फोन पे बात करते करते हाँ नमस्कार करके निकलते हुए आगे चले जाते। मैंने उनको देखा, चूंकि पहला मैं था, तो उन्होंने उससे कहा फोन पे कि होल्ड कीजिए।
पीएम किसी से फोन पे बात कर रहा है तो इसका मतलब वो भी इंपॉर्टेंट आदमी है। और हम 4 ऑफिसर्स को 6 ऑफिसर्स को मिलने के लिए उन्होंने स्पेशली ये काम किया, ठीक है, कि मतलब उनको होल्ड पे रखा, फिर उसके बाद 6 लोगों से हाथ मिलाया, 4-6 लोगों से, फिर उनसे कहा कि हाँ अब बताइए। तो ऐसे लोगों से आपको मिलने का अवसर मिलता है, ऐसे लोगों से आपको सीखने का अवसर मिलता है। ये सीखने वाली बात है कि जब प्राइम मिनिस्टर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो हम लोग कैसे नहीं कर सकते। यही तो तरीका है ना कि हमें अपने रिलेशंस को, अपने लोगों से कैसे पेश आना है, कैसे बात करनी है, ठीक है ना। हम लोग क्या थे, एसएसपी डीएम क्या है पीएम साहब के सामने, लेकिन उन्होंने इतनी वैल्यू की इस चीज की। तो आज मैं उसके बारे में यहाँ से बोल रहा हूँ ना, इतना सादा बोल रहा हूँ, तो ये जनरली यही है। तो आपको इतना कुछ मिलेगा सीखने के लिए, इतना कुछ करने के लिए मिलेगा। और वही बात है, टीम अगर लगा के काम करोगी तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अकेले काम करोगे तो कभी रिजल्ट्स नहीं है, ठीक है सर। हाँ, थैंक यू। सर थैंक यू सो मच, मैं भी इंस्पायर हो गई। अरे नहीं ऐसा नहीं मैंने है। तो छोड़ दी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जल्दी छोड़ दी। नहीं आप Thank बिल्कुल you सही so जगह much. है। आप Thank बहुत सारे लोगों को बनाएंगी, हमारे जैसे बहुत सारे लोग बनाएंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, है ना। एक स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए सर के लिए। हाँ। और आप सभी लोग टच में रहना, जिस सभी का सिलेक्शन अगले से 2 से 4 साल 5 साल में हो जाएगा, ठीक है। और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो मुझसे मिलना आकर के, मुझे बताना है कि सर हम यहाँ पे आपसे मिले थे, ऐसे से मिले थे, क्योंकि अभी तो चेहरे याद नहीं रहेंगे, है ना। फिर जो सिलेक्टेड रहेंगे ना, उनका स्पेशल सेशन के सर ऑनलाइन भी हमारे देखिए बहुत सारे बच्चे जो आपको हाँ, देख रहे ये भी हैं। तो है। तो हाँ। ऐसा है ना कि वैसे भी अभी तुम लोगों ने कोई ऐसा काम तो किया नहीं कि मैं तुम्हें याद रखूं। ऐसा जो बात है, कुछ ऐसा काम करो तो याद रखें। अब तो वैसे याद रखने वालों की भी भीड़ हो गई है, कुछ अलग से करना पड़ेगा उसमें। पहले तो सेलेक्ट हो जाओ, उसके बाद नई सीढ़ी आएगी तो उसमें करेंगे, ठीक है। कीप इन टच, मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, टच में रहना। कहीं कोई बात हो तो मुझे याद कर लेना, कोई अगर सीरियस बात हो तो याद कर लेना, है ना। नॉर्मल इस सब के लिए कि नहीं सर वो बस बात करने का मन कर रहा था, मोटिवेशन डाउन हो गया, तो वो मोटिवेशन मैंने काफी दे दिया है यार, उसके लिए मैं अलग से कहाँ से टाइम निकाल पाऊंगा। बल्कि मैं वो नंबर पे निकाल करके आर्काइव लिस्ट में डाल देता हूँ। आर्काइव समझते हो? हाँ। आर्काइव में डाल देता हूँ। तो इसलिए अपना आराम से बढ़िया से प्रिपरेशन करो, और कोई बात हो तो बताना, ठीक है।